शाम के वक्त खाने के बाद अबीर ने ताउसा से श्री की आगे की पढ़ाई की बात की। पहले तो ताउसा ने कुछ कहा नहीं, पर आगे उन्होंने कहा पर वो पढ़ना कहाँ चाहती है। अबीर ने श्री की तरफ देखा तो श्री ने थोड़ा घबराते हुए कहा, भाभी सा ने मुंबई यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की है, वहाँ के प्रोफेसर को वो अच्छे से जानती है, तो हम सोच रहे थे कि। कहते हुए वो रुक गई। उसे उम्मीद नहीं थी कि उसे बाहर जाने दिया जाएगा। ताउसा ने उससे कहा, तो इसमें इतना घबराने वाली बात क्या है? अगर बाबा सा नहीं माने तो? श्री ने हिचक के साथ पूछा। तो हम उन्हें मना लेंगे, नैना ने एकदम से कहा। बिटिया सही कह रही है, लेकिन शहर में रहोगी कहाँ? कैसे सब कुछ संभाल पाओगी? ताउसा ने चिंता जताते हुए कहा। श्री खामोश हो गई। अबीर ने सोचते हुए कहा, हॉस्टल में रहना चाहोगी? इस पर नैना ने तुरंत मना करते हुए कहा, जी नहीं, हॉस्टल में और भी कई लड़कियां होती है। पूरे दिन कॉलेज में अजनबियों के बीच रहना और फिर हॉस्टल में भी अजनबियों के साथ रहना, ये सोचकर ही श्री का पढ़ाई में मन नहीं लगेगा। मीराक्ष ने नैना की बात से सहमत होकर श्री कहा, श्री ऐसा करो, यहाँ जयपुर के कॉलेज में चली जाओ, तुम पढ़ाई भी कर लोगी और हमारी निगरानी में भी रहोगी, इससे बाबा साहब भी नाराज नहीं होंगे। ये सुनकर श्री के माथे पर परेशानी आ गई। उसके चेहरे से साफ पता चल रहा था कि वो यहाँ रहना नहीं चाहती है। तभी नैना ने सोचते हुए कहा, माँ पापा मुंबई में इस वक्त अकेले में है, क्यों ना श्री को वहाँ भेज दिया जाए। अबीर और ताउसा एक दूसरे को देखने लगे, क्या ऐसा करना सही होगा? हाँ, इसमें बुरा क्या है, माँ पापा का भी मन लगा रहेगा और श्री की देखभाल भी हो जाएगी, नैना ने सुझाव देते हुए कहा। श्री के होठों पर बड़ी सी मुस्कान आ गई। अबीर ने नैना से कहा, तुम एक बार उनसे पूछ तो लो। नैना ने कॉन्फिडेंस के साथ कहा, जरूर, मुझे नहीं लगता कि वो मना करेंगे, कहकर नैना एक कोने में चली गई फोन पर बात करने। कुछ देर बाद नैना सबके बीच आकर बोली, माँ पापा मान गए हैं, उन्हें अच्छा लगेगा कि श्री उनके साथ रहे। कहते हुए नैना के चेहरे पर हल्की उदासी थी, पर उसने अपनी उदासी सबसे छिपा ली। नैना जानती थी कि उसके माँ पापा को उसकी कमी महसूस होती है, पर अब श्री को वहाँ भेजकर वो कमी दूर करना चाहती है। ताउसा ने बाली से कहा, श्री को उनके घर छोड़ देना और एडमिशन करवा कर वापस आना, कॉलेज के प्रिंसिपल से एक बार मेरी बात करा देना। जी ठाकुर सा, बाली ने हामी भरते हुए कहा। इसके बाद नैना श्री को कमरे में लेकर गई। चलो तुम्हारे कपड़े पैक कर देते हैं। श्री बहुत खुश नजर आ रही थी। रात के खाने के दौरान अध्ययन कुछ जरूरी के काम के वजह से नीचे नहीं आया था। नैना उसकी प्लेट उसके कमरे में लेकर गई। अध्ययन ने जब अपने कमरे में नैना को देखा तो कहा, अरे भाभी सा आप, क्या अंदर आ जाऊं? नैना ने दरवाजे पर से पूछा। हाँ, आइए ना, अध्ययन ने कहा। नैना अंदर आई और साइड टेबल पर उसकी खाने की प्लेट रखकर उसका कमरा देखते हुए बोली, ये कमरा तो बिल्कुल सेम है। अध्ययन ने मुस्कुराते हुए कहा, सिर्फ यही नहीं, सारे कमरे एक जैसी है, बापू सा ने हम भाइयों में कभी कोई फर्क किया ही नहीं। अच्छा, अब खाना खा लो, इतना भी क्या काम करना, नैना ने उससे कहा। अध्ययन इस वक्त अपनी स्टडी टेबल पर था। उसने नैना से कहा, बस ये जरूरी प्रोजेक्ट की डिटेल टाइप करनी है। नैना उसके पास गई तो देखा कि अध्ययन कुछ पेपर पर लिखी हुई चीज को कंप्यूटर पर टाइप कर रहा था। नैना ने उससे पूछा, क्या मैं कर दूं? आप करेगी? अध्ययन ने थोड़ी हैरानी से कहा। हाँ, तुम बता दो कि क्या टाइप करना है, मैं कर देती हूँ, तब तक तुम खाना खा लो, नैना ने कॉन्फिडेंस के साथ कहा। अध्ययन ने फिर उसे डिटेल बता दी तो नैना अपने काम पर लग गई। अध्ययन बगल में बैठा खाना खाते हुए नैना को टाइप करते हुए देखा रहा था। नैना काफी अच्छी स्पीड में टाइप कर रही थी। उसका फुल फोकस काम पर था। टाइप करने के बाद नैना ने उस वर्ड फाइल को काफी नए डिजाइन के साथ प्रेजेंट किया। अध्ययन का खाना भी लगभग खत्म हो गया था। उसने स्क्रीन पर देखा नैना ने काफी अच्छा प्रोजेक्ट तैयार किया था। अध्ययन उसकी तारीफ करते हुए बोला, वाह भाभी सा, आपने तो कमाल कर दिया। नैना ने मुस्कुराते हुए कहा,
कमाल तो होगा ही, आखिरकार मैं एक MBA स्टूडेंट हूँ। बस अब एग्जाम का जल्द ही रिजल्ट आएगा। क्या सच में? अध्ययन थोड़ा हैरान हुआ और सोचने लगा। नैना ने उसे सोचते देख पूछा, तुम क्या सोच रहे हो? अध्ययन ने उससे पूछा, अगर भाई सा से आपकी शादी नहीं हुई होती तो आप पढ़ाई के बाद क्या करते? इस सवाल पर नैना की मुस्कान फीकी पड़ गई। यहाँ आने से मैंने पहले ही मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब के लिए अप्लाई किया हुआ था। एग्जाम के रिजल्ट के बाद मेरी ज्वाइनिंग थी। कंपनी मुझे 2 BHK फ्लैट और महीने की 1 लाख की सैलरी ऑफर कर रही थी। सब कुछ तय हो गया था, पर अब, कहकर नैना ने अपना सरनामे हिला दिया। अध्ययन को नैना के लिए काफी बुरा लगा। देखा जाए तो उन्होंने आसमान में उड़ती चिड़िया के पर काटे हैं। अध्ययन ने उससे कहा, अगर भाभी सा आप बुरा ना माने तो आप हमारे साथ काम कर ले। क्या मतलब? नैना ने पूछा। दरअसल हमारे यहाँ कंपनी में कुछ लोगों की जरूरत है, पर अभी तक हमें सही बंदा मिला नहीं है। हमारी कंपनी मल्टी इंटरनेशनल तो नहीं, पर आप साथ काम करें तो हम इसे मल्टी इंटरनेशनल कंपनी से भी बड़ा बना देंगे, अध्ययन ने कहा। क्या सच में? नैना एकदम से खुश हो गई, पर अगले ही पल उनकी मुस्कान फीकी पड़ गई। पर तुम्हारे भाई सा, भाभी सा, आप क्यों उनसे डर रही है? बल्कि आप तो उनकी पत्नी है, आपको उन्हें अपनी मुट्ठी में रखना चाहिए। उन्होंने आपसे शादी की, बदले में उन्हें आपको नौकरी तो देनी चाहिए, अध्ययन ने कहा। तुम सही कह रहे हो, पर घर के बाकी लोग कैसे मानेंगे? नैना ने पूछा। उसकी चिंता आप ना करें, ताऊ सा से मैं बात करूंगा, अध्ययन ने कहा। नैना खुश हो गई। अगली सुबह अबीर ऑफिस जाने के लिए पूरी तरह तैयार हो गया। उसने सफेद शर्ट और पैंट पहनी हुई थी। फॉर्मल कपड़ों में वो किसी हीरो से कम नहीं लग रहा था। नैना ने उसे आईने में देखा तो मन ही मन उसकी तारीफ करने लगी। अबीर ने नैना को आईने से मुस्कुराते हुए देखा तो पूछा, किस बात पर इतना मुस्कुराया जा रहा है? अरे कुछ नहीं, जाइए नीचे, सब आपका इंतजार कर रहे हैं। नैना ये कहकर कपबोर्ड में कपड़े जमाने लगी। अबीर अपना कोट पहनते हुए नीचे आया। नीचे उसके सभी भाई मौजूद थे। आज फॉरेन क्लाइंट के साथ उनकी डील होने वाली थी, इसलिए सब ने फॉर्मल कपड़े पहने थे। अबीर ने मीराक्ष से पूछा, सारी तैयारियां अच्छे से हब गई है? जी भाई सा, कपड़ों के सारे सैंपल अच्छे से रेडी है, मीराक्ष ने जवाब दिया और गाड़ी का दरवाजा खोला। अबीर गाड़ी में बैठ गया तो मीराक्ष ने दरवाजा बंद कर दिया और सभी आगे जाकर बैठ गए। कुछ देर में उनकी गाड़ी शेखावत इंडस्ट्री के लिए निकल गई। वही श्री अपने कमरे में बैठी किसी से फोन पर बात कर रही थी। श्री ने फोन पर कहा, नहीं, हम कल मुंबई के लिए निकलेंगे। इस पर सामने वाले शख्स ने कहा, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा, अब ये दूरियां मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रही है। श्री ने थोड़ा शर्माते हुए कहा, ये दूरियां तो मुझसे भी सही नहीं जाती। आप भाई सा से एक बार बात क्यों नहीं कर लेते समर जी? श्री, तुम अच्छे से जानती हो कि तुम्हारे भाई सा कैसे है। वो हमारे रिश्ते को कभी स्वीकार नहीं करेंगे, समर ने कहा। ये कोई और नहीं बल्कि समर ठकराल है, जिसने शेखावत परिवार की कमजोर कड़ी श्री को अपने प्यार के जाल में फंसाया है। तो अब क्या, हम कभी एक नहीं होंगे? श्री ने चिंता करते हुए पूछा। नहीं श्री, ऐसा नहीं होगा, हमारी बात का भरोसा करो। फिलहाल अभी के लिए तुम मुंबई जाओ, मैं भी वहां आकर तुमसे मिलता हूँ, क्योंकि इस राजस्थान में तुम्हारा भाई हमें कभी नहीं मिलने देगा, समर ने दुख जताते हुए कहा। श्री को समर के लिए काफी बुरा लग रहा था। कुछ देर बातें कर उन्होंने फोन रख दिया। शेखावत इंडस्ट्री। नैना इस वक्त कंपनी के गेट के बाहर खड़ी थी। उसने सफेद चूड़ीदार और लाल कलर की राजस्थानी कढ़ाई की हुई दुपट्टे को पहना हुआ था। हाथों में चूड़ी, मांग में थोड़ा सा सिंदूर जो लगभग ना के बराबर दिखाई दे रहा था। गले में बंधा मंगलसूत्र दुपट्टे में छिपा हुआ था। नैना ने अपना पर्स लिया और कंपनी के अंदर जाने लगी तो एक गार्ड ने उसे रोका और पूछा, मैडम, आप कौन है? मैं यहाँ इंटरव्यू देने आई हूँ, नैना उस शख्स को जवाब दिया।
नैना समझ गई थी कि वो नहीं जानता है कि नैना कौन है। नैना ने भी उसे बताना जरूरी नहीं समझा। गार्ड जानता था कि अंदर काफी वक्त से इंटरव्यू के लिए लोग आते जाते हैं, इसलिए उसने नैना को इजाजत दी और नैना अंदर गई। नैना ने वहां के रिसेप्शन पर पूछताछ की और एक जगह जाकर बैठ गई। नैना ने आसपास देखा, वहां काफी लोग इंटरव्यू के लिए आए हुए थे। नैना ने उन सब के फॉर्मल कपड़ों को देखा और फिर खुद के कपड़ों को देखकर वो नर्वस हो गई थी। वही अबीर मीटिंग रूम में अपनी सारी प्रेजेंटेशन को देख रहा था। वो क्लाइंट के आने से पहले सब कुछ देखना चाहता था। अबीर ने मीराक्ष से पूछा, वो सारे सैंपल पीस कहाँ है? हम सिर्फ उन्हें कंप्यूटर प्रेजेंटेशन नहीं देने वाले हैं, बल्कि उन्हें क्वालिटी प्रूफ भी देना है। मीराक्ष ने अबीर से कहा, फैक्ट्री से सैंपल पीस निकल चुका है, आता ही होगा। उसने इतना कहा ही था कि अध्ययन जल्दी से हड़बड़ाता हुआ मीटिंग रूम में दाखिल हुआ। उसे ऐसे देखकर अबीर ने उससे पूछा, क्या हुआ तुम्हें? भाई सावो, अध्ययन काफी हाफ रहा था। मीराक्ष ने उसे पानी का ग्लास ऑफर किया तो अध्ययन ने इरिटेट होकर पानी का ग्लास बगल में किया और जल्दी से अबीर से कहा, फैक्ट्री से निकला हुआ सारा सैंपल पीस जब्त हो गया है। क्या? अबीर ने हैरानी से कहा और अगले ही पल उसकी मुट्ठियां कस गई। किसने किया है? आदमियों को भेजा है पता करने के लिए, अध्ययन ने उसका गुस्सा शांत करने के इरादे से कहा है। पर इस वक्त अबीर ने दांत पीसते हुए एक नाम लिया, अभिजीत ठाकराल। मीराक्ष और अध्ययन ने एक दूसरे की तरफ देखा, क्योंकि अभिजीत ठाकराल का बिजनेस भी कपड़ों का है और कुछ समय पहले ठाकराल और शेखावत ने अपने कामों को फॉरेन क्लाइंट के सामने रखा था, पर शेखावत इस बार भी बाजी मार गया। उम्मीद तो है कि ये काम अभिजीत ठाकराल ने ही किया होगा, मीराक्ष ने कहा। अबीर अपना कोट पहनकर मीटिंग रूम से बाहर निकलने वाला था कि अध्ययन ने उसे रोकते हुए कहा, भाई सा, आप नहीं जा सकते हैं, सिर्फ आधे घंटे में वो यहाँ आते होंगे। आधा घंटा काफी है ठाकराल परिवार की जड़ें उखाड़ने के लिए, अबीर ने गरजते हुए कहा। मीराक्ष जल्दी से आगे आया, भाई सा, जोश से नहीं होश से काम ले। इस वक्त आप यहाँ रहे, मैं और अध्ययन कुछ करते हैं। हम आपको निराश नहीं होने देंगे, आप हम पर भरोसा रखें। अबीर की नशे दिखाई देने लगी थी। उसने अपना माथा रब किया और गहरी सांस ली। मीराक्ष और अध्ययन ने महसूस किया कि अबीर अब बाहर नहीं जाएगा तो अध्ययन ने मीराक्ष से कहा, भाई के साथ मीटिंग को लंबा खिंच, मैं अभी आया। इतना कहकर अध्ययन बाहर चला गया। बाहर आकर उसने अपने कमर पर हाथ रखा और खुद से कहा, भाई सा कह तो दिया, पर ये करूंगा कैसे? तभी उसके कानों के रिसेप्शन वाली लड़की की आवाज गई, मिस नैना माथुर। नैना ने जब अपना नाम सुना तो वो अपनी जगह से खड़ी हुई और रिसेप्शन के साथ इंटरव्यू वाले केबिन की तरह जाने लगी। जैसी ही नैना इंटरव्यू वाले केबिन के तरफ आई तो सामने अध्ययन खड़ा था। अध्ययन को देखकर रिसेप्शन वाली लड़की ने जल्दी से उसे ग्रीट किया। अध्ययन ने उस पर ध्यान नहीं दिया और उससे कहा, तुम किसी और को इंटरव्यू में लेकर जाओ, मुझे इनसे काम है। कहकर उसने नैना का हाथ पकड़ा और कंपनी के बाहर लेकर आया। वहां का पूरा स्टाफ पहली बार अध्ययन को किसी लड़की का हाथ पकड़े हुए देखा था। नैना ने अध्ययन को परेशान देखकर पूछा, अध्ययन भाई सा, क्या हुआ है? अध्ययन नैना को बाहर लेकर आया और यहाँ वहां देख कि किसी ने उसकी बात तो नहीं सुनी। फिर उसने नैना से कहा, दरअसल हुआ यूं कि, कहकर उसने सब कुछ बता दिया। नैना हैरान रह गई, अरे अब क्या करे? भाभी सा, आप कुछ रास्ता बताए, अध्ययन ने रिक्वेस्ट करते हुए कहा। नैना तो और परेशान हो गई। वो सिर्फ यहाँ इंटरव्यू देने आई थी, उम्मीद नहीं थी कि ऐसा कुछ भी होगा। नैना ने शांति से इस बारे में सोचकर कहा, अगर सैंपल पीस फैक्ट्री से निकला है तो हमें फैक्ट्री जाना चाहिए, क्या पता हमें वहां से कुछ मिल जाए। पर जितने सैंपल पीस थे वो तो सारे निकल गए हैं। अब फैक्ट्री में इस वक्त दूसरे प्रोजेक्ट के सैंपल पीस तैयार हो रहे हैं, अध्ययन ने जवाब दिया। क्लाइंट कौन सा कपड़ा चाहता है? साड़ी, पैंट, शर्ट या सलवार कमीज, दुपट्टा? इनमें से वो देखना क्या चाहता है? नैना ने फिर पूछा। सबके एक एक पीस, अध्ययन ने जवाब दिया।
नैना को याद आया कि अबीर ने बताया था कि उसका काम बाहर एक्सपोर्ट होता है और साथ ही इंपोर्ट भी। अबीर जी, तो राजस्थान के हुकुम सा है, क्या इस गांव में आप लोगों की कोई दुकान है? ऐसी दुकान जहां आपके बनाए हुए कपड़े बिकने के लिए जाया करते हो या किसी बाजार में बिकते हो? नैना ने फिर पूछा। अध्ययन सोचने लगा, शॉपिंग मॉल राजस्थान का सबसे बड़ा मॉल है जहां हमारे कुछ शेयर है और हमारे कपड़े वहां जाते हैं। ग्रेट आइडिया, तुम वहां के मैनेजर को कॉल करो और सैंपल पीस मंगवा लो। क्लाइंट को थोड़ी ना पता है कि तुम उसे कौन सा सैंपल दिखाने वाले हो, नैना ने आइडिया दिया। नैना का आइडिया सुनकर अध्ययन काफी खुश हुआ। इतनी टेंशन में मुझे समझ में नहीं आया कि मैं ये कर सकता हूँ। भाभी सा थैंक यू सो मच। थैंक यू काम पूरा होने के बाद कहना, फिलहाल हमें मॉल जाना चाहिए जिससे बेहतर प्रोडक्ट हम उन्हें दिखा सके। इतना कहकर नैना और अध्ययन जल्दी से मॉल को निकले। वक्त तेजी से निकल रहा था। अबीर के असिस्टेंट ने उससे आकर कहा, सर, वो लोग आ गए हैं। अबीर और मिराक्ष ये सुनकर बाहर उनका वेलकम करने गए। अबीर उन सबको अपने केबिन में लेकर आया। इस वक्त अबीर ने अपनी परेशानी छिपाकर उन्हें नाश्ता ऑफर किया और कुछ देर यहाँ वहाँ की बात की। मिराक्ष अपने हाथ मल रहा था और अध्ययन को बार बार फोन लगा रहा था। क्लाइंट ने अबीर से कहा, I think we don't waste our time. So, let's start the project presentation. अबीर ने मिराक्ष को देखा और प्रेजेंटेशन शुरू करने का इशारा किया। मिराक्ष ने काफी टाइम लगाकर प्रेजेंटेशन को लंबा खींचा, पर एक वक्त पर प्रेजेंटेशन खत्म हुआ। फॉरेन क्लाइंट जिसमें एक आदमी और 2 औरत मौजूद थी। वो अमेरिका में इंडियन कपड़ों को सेल करना चाहते थे। उस एक महिला ने कहा, मिस्टर शेखावत, वेयर इज सैंपल पीस? अबीर ने मिराक्ष की तरफ देखा। मिराक्ष कुछ कहता उससे पहले बाहर से अध्ययन मुस्कुराता हुआ अंदर आया। भाई सा सब कुछ तैयार है, चलिए मीटिंग रूम में चलते हैं। अध्ययन को देखकर उसकी बात सुनकर अबीर और मिराक्ष की जान में जान आई। अबीर ने अध्ययन से कहा, मीटिंग रूम में क्यों? यही सारे सैंपल पीस लेकर आओ। अध्ययन ने अबीर से कहा, भाई सा, प्लान में थोड़ा बदलाव किया गया है, आप आइए, आपको सरप्राइज मिलेगा। कहकर अध्ययन बाहर चला गया। अबीर ने मिराक्ष की तरफ देखा तो मिराक्ष ने अपने कंधे उचका दिए, पर अबीर को अध्ययन पर पूरा भरोसा था। वो सभी बड़ी सी मीटिंग रूम में आए तो अचानक ही उन पर फूल की बारिश होने लगी। अबीर और मिराक्ष ने सामने देखा तो वहां कुछ लेडी स्टाफ मौजूद थी। क्लाइंट ने अबीर से पूछा, मिस्टर शेखावत, व्हाट इज दिस? वी आर हियर फॉर द प्रोजेक्ट, नॉट फॉर सेलिब्रेशन। इस पर अबीर कुछ कहता उससे पहले एक आवाज आई, येस, वी नो अबाउट इट, बट दिस इज इंडिया एंड देयर इज सम कल्ट एथिक्स, दिस इज आवर वे ऑफ वेलकमिंग यू। सब ने उस तरफ देखा। नैना अपने हाथों में पूजा की थाली लेकर आई। नैना को अपने सामने देखकर अबीर भौचक्का सा रह गया। उसे इसकी बिल्कुल उम्मीद नहीं थी। एक पल के लिए उसे ऐसा लगा जैसे वो कोई सपना देख रहा है। नैना आगे आई और क्लाइंट की थोड़ी आरती कर उन्हें टिका लगाया। नैना का इस तरह वार्म वेलकम उन्हें बहुत अच्छा लगा। उस फॉरेनर महिला ने अबीर से कहा, मिस्टर शेखावत, थैंक यू सो मच फॉर दिस। अबीर नैना के ख्यालों से बाहर आया और अपना सर हिलाया। अबीर ने भीड़ में अध्ययन को ढूंढा तो अध्ययन आगे आया। कुछ देर बाद सब लोग अपनी सीट पर बैठे हुए थे और नैना उन्हें प्रेजेंटेशन दे रही थी। सामने कुछ स्टैचू थे जिन्हें हर तरह के कपड़े पहनाए गए थे। नैना ने फुल इंग्लिश में उन्हें स्पीच किया और साथ इंडियन कल्चर के बारे में बताया। नैना का कॉन्फिडेंस और उसकी मुस्कुराहट, उसका जेस्चर और उसका तेज दिमाग सब कुछ निखर कर आ रहा था। नैना ने उन 2 फॉरेनर को इंडियन कपड़े न सिर्फ दिखाए बल्कि उन्हें पहनने को भी ऑफर किया। पहले तो वो फॉरेनर थोड़ा झिझक महसूस करने लगी, पर नैना की बातों से उन्होंने के बार खुद को ट्राई किया। मिराक्ष को एक कॉल आया तो वो बाहर चला गया। लगभग 1 घंटे बाद उन फॉरेनर क्लाइंट ने अबीर से कहा, मिस्टर शेखावत, यू आर वेरी लकी, सच ब्रिलियंट स्टाफ हियर फॉर यू। अबीर ने एक नज़र नैना को देखा। उसे मन ही मन आज नैना पर बहुत गर्व हो रहा था। नैना ने अचानक आकर पूरी गेम की बाजी पलट दी। हालांकि वो जानना चाहता था कि ये सब हुआ कैसे।
तभी अध्ययन ने उन फॉरेनर से कहा, नो, शी इज नॉट आवर स्टाफ। देन हु इज शी? उस फॉरेनर आदमी ने पूछा। मिस्टर लुईस, शी इज माई सिस्टर इन लॉ, माई ब्रदर वाइफ मिसेज नैना अबीर सिंह शेखावत, द क्वीन ऑफ राजस्थान। अध्ययन ने बड़े गर्व से नैना का इंट्रोडक्शन दिया। नैना के बारे में जानकर उन फॉरेनर क्लाइंट को बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने अबीर को कॉन्ग्रेचुलेट किया कि वो बहुत भाग्यशाली है कि उसे नैना जैसी पत्नी मिली। इसी के साथ डील फाइनल कर वो चले भी गए। उनके जाते ही अध्ययन ने नैना को जोर से गले लगाकर कहा, भाभी सा आपने तो कमाल कर दिया, लव यू सो मच। ये देखकर और सुनकर अबीर को अध्ययन से जलन हुई। उसने अध्ययन को आंखें दिखाई तो अध्ययन नैना से दूर हुआ। नैना ने अध्ययन से कहा, थैंक यू, तो मुझे कहना चाहिए था कि तुमने मुझ पर भरोसा दिखाया। कल रात तुम्हारा प्रेजेंटेशन टाइप करते हुए याद हो गया और वो सब मैंने उनके सामने बोल डाला। वाकई में कितना डर गई थी। नैना खुद भी हैरान थी अपने कारनामों से। अबीर को कुछ समझ नहीं आया। कोई बताएगा कि तुम यहाँ कैसे? डॉट। और वो सैंपल पीस कहाँ से आए? डॉट। और हमारे सैंपल पीस का क्या हुआ? अध्ययन ने अबीर के गले लगकर कहा, भाई साहब, आप यकीन नहीं करोगे क्या हुआ। इतना कहकर उसने अबीर को नैना के आइडिया के बारे बताया। अबीर ने सोचा, आइडिया काफी अच्छा था। तभी मीराक्ष ने मीटिंग रूम में आकर कहा, हमारा चोरी किया हुआ माल वापस आ गया है। अबीर की आंखें छोटी हो गई। अभिजीत ठाकराल ने इतनी जल्दी हार मान ली? ये बात अबीर को हजम नहीं हुई। हार तो माननी थी आखिरकार। उसका सामना मिसेज नैना अबीर सिंह शेखावत से जो हुआ। अध्ययन ने नैना की तारीफ में कहा, क्या? पर कैसे? क्या उसने भाभी सा के साथ कुछ किया? मीराक्ष ने चिंता में पूछा। अरे नहीं, बल्कि भाभी सा ने उसके गुंडे के साथ किया। अध्ययन ने कहा। अध्ययन अबीर और मीराक्ष को नैना की बहादुरी की कहानी बताने लगा। फ्लैशबैक। कुछ देर पहले नैना और अध्ययन मॉल से सारा सामान लेकर वापस आ रहे थे कि तभी अध्ययन की नज़र एक ट्रक पर गई। ये ट्रक तो हमारा है, जिसमें आज के प्रेजेंटेशन के सैंपल पीस है। नैना ने उस ट्रक को देखा। अब क्या करना है? अभी भाई सा को खबर करता हूँ। अध्ययन अपना फोन निकाल रहा था कि नैना ने उसे रोकते हुए कहा, ये वक्त उन्हें फोन करने का नहीं है, वक्त है इनसे निपटने का। पर कैसे? डॉट। अध्ययन ने पूछा। तभी नैना और अध्ययन ने नोटिस किया कि उस आदमी ने ट्रक को कोने में लगाया और गाड़ी से उतरकर एक कोने में गया है। नैना और अध्ययन समझ गए कि वो आदमी झाड़ियों के पीछे गया है। नैना और अध्ययन अब अपनी गाड़ी से निकलकर बाहर आए। कुछ देर बाद वो आदमी झाड़ियों से निकलकर बाहर आया। आज तो पेट खाली कर मजा आ गया, कहते हुए उस शख्स ने अपने पेट पर हाथ फेरा। तभी एक डंडा आकर उसके सर पर लगा, जिससे दर्द से वो आदमी चिल्ला उठा। आ, कहते हुए उसने पीछे मुड़कर देखा। नैना अपने हाथों में मोटा डंडा लेकर खड़ी थी। हे छोरी, कौन है तू? डॉट। मन्ने के बिगाड़े है तारो, उस आदमी ने उससे पूछा। अभी बताती हूँ, पहले मार तो खा लो, कहकर नैना उस पर लगातार डंडे बरसाने लगी। नैना ने उसे संभलने का मौका तक नहीं दिया। वो आदमी किसी तरह खुद को बचाना चाहता था, इसलिए वो भागकर ट्रक में चढ़ने लगा। पर जैसी ही उसने ट्रक का दरवाज़ा खोला, एक लात उसके सीने पर जा लगी और वो धड़म की आवाज़ से नीचे गिरा। उस आदमी ने खुद को संभाला और खड़े होकर सामने देखा तो वो एकदम से डर गया। ठाकुर अध्ययन शेखावत, उसने धीरे से बुदबुदाते हुए कहा। अध्ययन ट्रक में से बाहर आया और एक मुक्का मारकर उससे पूछा, अब सीधे सीधे बता कि किसने किया है ये सब? डॉट। उस आदमी ने घबराते हुए कहा, मैं कुछ नहीं जानता, कुछ भी नहीं। तभी नैना ने गुस्से में कहा, लगता है तुम्हारी खातिरदारी अच्छे से करनी पड़ेगी, कहकर नैना ने उसे डंडा दिखाया। उस आदमी ने डरते हुए नैना की तरफ देखा तो अध्ययन ने उसे घुसा मारते हुए कहा, वो हुकुम सा की पत्नी है। अगर उन्होंने सवाल किया है तो इसका मतलब साफ है कि ये सवाल भाई सा ने किया है। ये सुनते ही उस आदमी के पसीने छूट गए। अबीर की दहशत से हर कोई वाकिफ था।
उस आदमी ने गिड़गिड़ाते हुए अध्ययन से कहा, मालिक छोड़ दीजिए, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, उनका पेट पालने के लिए ये काम किया है। कहते हुए वो आदमी लगभग रोने लगा। उसकी बात सुनकर नैना पिघल गई, पर अध्ययन ने उसे नहीं छोड़ा। वो आदमी गिड़गिड़ाता रहा और अध्ययन उसकी पिटाई करते रहा। नैना आगे आई और उसने अध्ययन को रोकते हुए कहा, अध्ययन रुक जाओ। नहीं भाई सा को गद्दारी नहीं पसंद, अध्ययन ने उस आदमी को और पीट कर कहा। अध्ययन मैं कहती हूँ छोड़ो उसे, वो मर जाएगा। नैना ने लगभग अध्ययन पर गुस्सा किया। नैना के कहने पर अध्ययन ने उसे छोड़ा, पर वो आदमी काफी गंभीर हालत में था। तभी वहां कुछ गाड़ियां आई। अध्ययन ने गाड़ियों में से उतरते अपने आदमियों को देखकर कहा, इसे अस्पताल लेकर जाओ, बाकी भाई सा खुद निपट लेंगे। अध्ययन के कहने पर उन आदमियों ने वही किया और कुछ आदमी ट्रक को शेखावत इंडस्ट्री की तरह लाने लगे। प्रेजेंट का वक्त। मीराक्ष ने नैना की बहादुरी की कहानी सुनकर उसकी तारीफ में कहा, वाह भाभी सा, आप तो बिल्कुल शेरनी की तरह से उससे लड़ी है। नैना ने मुस्कुराते हुए कहा, तो अब क्या मैं जॉब पक्की समझूं? नैना को उम्मीद थी कि अब वो नौकरी कर सकती है। अध्ययन और मीराक्ष कुछ कहते उससे पहले अबीर ने जवाब दिया, नहीं, तुम नौकरी नहीं करोगी। अबीर का जवाब सुनकर केबिन में खामोशी छा गई। अध्ययन ने थोड़ा रुककर अबीर से कहा, पर भाई सा, आज भाभी सा ने खुद को प्रूफ किया है, तो उनका हक बनता है। अध्ययन और मीराक्ष जाकर अपना काम करो। अबीर ने सीधे तरीके से उन्हें बाहर जाने को कहा। अबीर का सख्त बर्ताव देखकर मीराक्ष और अध्ययन सर झुकाकर चले गए। अब केबिन में सिर्फ नैना और अबीर मौजूद थे। अबीर ने नैना को घूर कर देखा और सवाल किया, तुम खुद को 30 मार खान समझती हो क्या? क्या तुम्हें अंदाजा भी है उस वक्त अध्ययन तुम्हारे साथ ना होता तो तुम्हारा अंजाम क्या होता? और तुम ऑफिस ज्वाइन कर रही हो बिना मुझसे पूछे? नैना अबीर के एकदम से गुस्सा में होने पर डर गई। अबीर जी, मैंने तो आपके लिए किया और मैं ये नौकरी करना चाहती थी, मेरा सपना। मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत नहीं, तुमने किया इसलिए शुक्रिया, पर आइंदा ये बेवकूफ़ी मेरे सामने नहीं करना, अबीर ने उसे वार्न करते हुए कहा। अबीर को अंदर ही अंदर ये चिंता खाए जा रही थी कि नैना अभिजीत ठाकराल के आदमियों से भीड़ गई है। अब अभिजीत ठाकराल के दुश्मनों की लिस्ट में नैना शामिल हो गई है। इस बात को अबीर समझ चुका था, पर नैना वो इन सब को अब भी हल्के में ले रही है। अबीर की बातें सुनकर नैना को गुस्सा आने लगा। उसने अबीर पर चिल्लाते हुए कहा, अबीर जी, मैं आपकी कोई जागीर नहीं हूँ जो आप मुझसे इस तरह से बात कर रहे हैं। मैं यहाँ नौकरी के लिए आई थी, वो तो अध्ययन ने मुझे आपकी परेशानी बताई तो। सही कहा, तुम जागीर नहीं हो, तुम वो हो जिसे शादी करके घर इसलिए लाया गया है कि तुम गुड़िया का ध्यान रख सको। कोई जरूरत नहीं है नौकरी की। अबीर ने उसकी बात पूरी नहीं होने दी और अपना फैसला सुना दिया। नैना को ये सुनकर दिल में धक्का सा लगा। आज एक बार फिर अबीर और नैना के बीच वो लकीर खिंच गई थी जो कुछ वक्त पहले मिटने लगी थी। नैना की आंखें नम होने लगी। अबीर ने जब नैना की नम आंखें देखी तो उसका गुस्सा फीका पड़ने लगा। उसे ऐसा लगने लगा कि जैसे उसने ज्यादा सख्ती कर दी। अबीर ने खुद से कहा, शायद मुझे दूसरे तरह से समझाना चाहिए। कहकर अबीर नैना से कुछ कहने वाला था कि नैना ने अपनी मुट्ठियां कसते हुए कहा, अच्छा हुआ कि आपने मुझे याद दिला दिया मिस्टर शेखावत। नैना की आंखों में बहुत गुस्सा था। अबीर ने अब तक उसकी नाराजगी देखी, पर अब वो नैना का गुस्सा महसूस कर पा रहा था। नैना ने अपने अकड़ से कहा, अगर आपने मुझे शादी की वजह याद दिलाई है तो मैं आपको भी याद दिलाती हूँ कि डाइवोर्स पेपर तैयार रखे। जिस दिन 6 महीने पूरे हुए उस दिन मैं उन्हें साइन करने से पीछे नहीं हटूंगी। कहकर नैना ने अपना बैग उठाया और बिना कुछ कहे चली गई। अबीर के लिए ये किसी झटके से कम नहीं था। वो नैना के पीछे आया, नैना रुको, मेरी बात सुनो। पर नैना पीछे नहीं मुड़ी। ऑफिस का सारा स्टाफ ये नजारा देख रहा था। दुनिया की पहली लड़की होंगी नैना, जिसने अबीर सिंह शेखावत को खुद के पीछे आने पर मजबूर कर दिया। नैना अबीर से नाराज होकर पैदल ही रास्ते पर जाने लगी।
पर अबीर उसके पीछे अपनी गाड़ी लेकर चल रहा था और काफी देर से हॉर्न बजा रहा था। अबीर की इस पर हरकत पर नैना बुरी तरह चीर कर मुड़ी, तो अबीर ने गाड़ी रोक दी। आपको शर्म नहीं आती मुझे ऐसे रास्ते में छेड़ते हुए? नैना बुरी तरह बरसते हुए बोली। बिल्कुल नहीं, खुद की पत्नी को छेड़ रहा हूं। कैसी शर्म? अबीर ने शरारती मुस्कान के साथ कहा। पत्नी? डॉट। कौन पत्नी? कैसे पत्नी? डॉट। मिस्टर शेखावत, मैं वो हूं जिसे आप सिर्फ अपनी बेटी की मां बनाकर लाए हैं, तो अब ये नाटक करना बंद करे, नैना ने गुस्से में कहा। अबीर गाड़ी से बाहर आया और बोला, मानता हूं, गलती हो गई, नहीं कहना चाहिए था मुझे वो सब कुछ। पर अब चलो मेरे साथ, कहकर अबीर ने नैना का हाथ पकड़ना चाहा तो नैना ने अबीर का हाथ हटाकर कहा, मुझे नहीं आना आपके साथ। अबीर ने गहरी सांस ली, सोच लो, भालू। सोच लिया। नहीं आऊंगी आपके साथ मिस्टर मोगली, नैना ने एक एक शब्द पर जोर दिया और जाने लगी तो अबीर ने उसे पकड़कर अपनी तरफ खींचा और अपनी बाहों में उठाकर गाड़ी में डाल दिया। अरे! क्या कर रहे हैं, छोड़ो मुझे, नैना ने खुद को छुड़ाना चाहा, पर अबीर ने गाड़ी लॉक कर दी और उससे कहा, खबरदार जो निकलने की कोशिश भी की तो, कहकर अबीर जाने लगा तो नैना ने उससे पूछा, नहीं, तो फिर क्या कर लेंगे आप? डॉट। अबीर रुका और उसकी तरफ मुड़ा। नैना को समझ में नहीं आया कि अबीर उसे ऐसे क्यों देख रहा है। अगले ही पल अबीर ने आगे बढ़कर थोड़ा झुककर नैना के होठों को हल्का सा किस कर लिया। नैना की आंखें हैरत में बड़ी हो गई। अबीर ने बीच रास्ते में गाड़ी रोक कर न सिर्फ उसे उठाया बल्कि गाड़ी में डालकर किस भी कर लिया। अबीर उसका चेहरा देखकर मन ही मुस्कुराने लगा। कुछ देर बाद अबीर की गाड़ी वहां से निकल पड़ी। पूरे रास्ते नैना ने अबीर से नजर नहीं मिलाई। अबीर ने गाड़ी चलाते हुए उसे और परेशान करते हुए कहा, जब तक मैं तुम्हारा मुंह बंद ना करूं, तब तक तो तुम्हें चुप नहीं होना है। नैना ने अबीर से गुस्से में कहा, आपने ये ठीक नहीं किया, आप क्या समझते हैं? डॉट। पूरी दुनिया में सिर्फ आपकी कंपनी है? जी नहीं, दुनिया में बहुत सी कंपनी है जो मेरे जैसे टैलेंटेड इंसान को जॉब ऑफर करे। अरे! आप मुझे क्या निकालेंगे? मैं खुद आपकी कंपनी में काम ना करूं। ये सुनकर अबीर को अंदाजा हो गया था कि नैना नौकरी ना मिलने से कितनी बुरी तरह चीड़ गई है। अबीर ने अपनी गाड़ी एक होटल के बाहर आकर रोकी। बाहर आओ, कहकर अबीर गाड़ी से निकला। नैना गाड़ी से बाहर निकलकर उस बड़े से होटल को देखते हुए बोली, ये आप मुझे कहाँ लेकर आए हैं? अबीर ने नैना का हाथ पकड़ा और उसे अंदर लेकर जाते हुए बोला, हम यहाँ लंच करेंगे। नैना ने फिर अपना हाथ पीछे लेते हुए बोला, मुझे नहीं करना आपके साथ लंच। अबीर ने फिर नैना का हाथ पकड़ा और प्यार से कहा, पर मुझे तो अपने भालू के साथ यही लंच करना है। नैना ने मुंह फुला लिया, पर उसके अंदर ढेरों सवाल थे कि आखिर इतनी जल्दी अबीर का स्वभाव कैसे बदला। दूसरी तरफ हवेली में भूपेंद्र जी अपनी पत्नी और बेटी के साथ हवेली आए हुए थे। दिग्विजय जी और देविका जी ने मुस्कुराते हुए उनका स्वागत किया। भूपेंद्र जी ने दिग्विजय जी से पूछा, यार, बच्चे नजर नहीं आ रहे हैं? दिग्विजय जी ने कहा, वो सभी ऑफिस गए हैं, जरूरी काम है। तभी भूपेंद्र जी की बेटी अद्रिका ने पूछा, ताऊसा, गुड़िया नजर नहीं आ रही है? इस पर देविका जी ने कहा, स्कूल गई है, नैना कुछ वक्त में उसे लेकर आ जाएगी। ये नैना कौन है? क्या आपने गुड़िया की देखभाल के लिए किसी को रखा है? भूपेंद्र जी की पत्नी सविता जी ने पूछा। जी नहीं, नैना तो, देविका जी ने कहते हुए दिग्विजय जी की तरफ देखा, तो दिग्विजय जी ने अपना सर हिलाया। बातें कितना भी छिपाओ वो छिपती नहीं। दरअसल नैना हमारी बड़ी बहू है, अबीर की पत्नी, दिग्विजय जी ने एक एक शब्द को चुनते हुए कहा। भूपेंद्र जी का परिवार की आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। अद्रिका उसके दिल में तो सुइयां चुभने लगी। वो ये विश्वास नहीं कर पा रही थी कि अबीर की शादी हो गई। दिग्विजय, तुम मजाक कर रहे हो? अरे! ये कैसा मजाक है? भूपेंद्र जी ने थोड़ा अविश्वास के साथ कहा। ये मजाक नहीं है, दरअसल हुआ यूं कि
कहकर दिग्विजय जी ने अबीर की शादी का सारा किस्सा कह सुनाया। जैसे जैसे अद्रिका ये सब सुनती उसके दिल में तूफान सा उठने लगा। उसने मन ही मन कहा, अबीर ने सिर्फ गुड़िया के लिए ये शादी की है, वरना वो उसे नहीं चाहता। क्या हो अगर मैं। अद्रिका ने गहरी सांस ली। सविता जी ने देविका जी से नाराजगी में कहा, अगर अबीर की शादी करवानी थी तो एक बार हमसे कहा होता। अब हमारी अद्रिका का क्या होगा। बचपन से अबीर को लेकर कितने अरमान थे, और आज ये सब। कहते हुए सविता जी ने अपनी बेटी अद्रिका को देखा, जिसके चेहरे पर कोई भाव नहीं थे। भूपेंद्र जी ने दिग्विजय जी से गुस्से में कहा, दिग्विजय ये तुमने अच्छा नहीं किया, तुमने अपना वादा तोड़ा है। तुमने और तुम्हारे बेटे ने हमारी बेटी के जज्बातों के साथ खेला है। दिग्विजय जी ने भूपेंद्र जी को समझाते हुए कहा, भूपेंद्र तुम मेरे अच्छे दोस्त हो, मेरी बात को समझो। उस वक्त हालात के हाथों मजबूरी में ये करना पड़ा। दिग्विजय जी नहीं चाहते थे कि भूपेंद्र और उनकी दोस्ती टूट जाए, पर वही भूपेंद्र जी को ये दिग्विजय जी का धोखा लग रहा था। भूपेंद्र जी और दिग्विजय में बातें हो रही थी कि तभी अद्रिका बीच में बोल पड़ी, माफ करना ताऊ सा जो हम बीच में बोल रहे हैं। सब ने अद्रिका की तरफ देखा तो अद्रिका आगे भूपेंद्र जी से बोली, बाबा सा जो हुआ भगवान की मर्जी से हुआ है, हमें लगता है कि हमें इसे स्वीकार कर लेना चाहिए। अद्रिका तुम कैसी बात कर रही हो। भूपेंद्र जी ने चिंता में पूछा। क्योंकि उनकी बेटी अबीर से प्यार करती है, ये वो जानते थे। बाबा सही कह रही हूं। अबीर रजनी से शादी करने जा रहा था, पर भगवान की मर्जी के आगे किसकी चली है। मुझे तो लगता है कि अगर हम उस जगह होते तब भी भगवान कोई ना कोई चमत्कार करता और नैना को ही गुड़िया की मां के लिए चुनता। इसलिए हमें भगवान की मर्जी का सम्मान करना चाहिए और इस नए रिश्ते के वजह से आप ताऊ सा से अपनी दोस्ती ना खराब करे, अद्रिका ने समझाते हुए कहा। भूपेंद्र जी काफी हद तक शांत हो गए। दिग्विजय जी ने अद्रिका की तारीफ करते हुए कहा, वाकई में तुम बहुत समझदार हो, तुम्हारे जज्बातों के साथ जो हुआ उसके लिए मैं अब भी तुमसे माफी चाहता हूँ। ताऊ सा, अबीर हमारा दोस्त है, मैं अपने दोस्त को नहीं समझूंगी तो कौन समझेगा। अद्रिका मुस्कुराकर बोली। इसी के साथ अद्रिका ने दिग्विजय जी और भूपेंद्र जी की दोस्ती को बचा लिया था। वही बड़े से होटल में अबीर और नैना ने लंच किया। नैना ने अबीर से नाराज होकर कहा, अगर आपको लगता है कि मुझे लंच कराकर आप माफी मांग लेंगे, तब भी मैं आपको माफ नहीं करूंगी। क्या नाराजगी की वजह जान सकता हूं। अबीर ने पूछा। वजह आप जानते हैं। नैना ने मुंह फुलाकर कहा। तुम्हारी मदद के लिए शुक्रिया तो मैं नहीं कहूंगा, क्योंकि तुमने ऐसा करके परेशानी खड़ी कर ली है, अबीर ने उसे बताया। नैना ने उसे आंखें छोटी कर ली। अबीर ने उससे कहा, वो आदमी जिसकी तुमने पिटाई की, वो अभिजीत ठाकराल का आदमी है, और ठाकराल और शेखावत परिवार की दुश्मनी सालों से है। पूरा राजस्थान इस बात से वाकिफ है। तुमने मेरी मदद की, लेकिन तुम अभिजीत ठाकराल के निशाने पर आ गई हो, ये सोचकर ही मुझे टेंशन हो रही है, और इसलिए मैंने तुम पर गुस्सा किया। अब बताओ क्या मैंने गलत किया। नैना ने जब ये सुना तो उसकी आंखें बड़ी हो गई। सालों से दुश्मनी पर कैसी। अबीर ने गहरी सांस लेकर कहा, वक्त आने पर पता चल जाएगा, पर मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा, गुड़िया के लिए तो बिल्कुल भी नहीं। कहकर अबीर ने पानी का ग्लास खत्म किया। अबीर का सीरियस चेहरा देखकर अब तो नैना का गुस्सा थोड़ा कम हुआ, पर अगले ही पल नैना ने पूछा, लेकिन मुझे काम करने की इजाजत क्यों नहीं है। आपके ऑफिस में तो कई लड़कियां काम करती है, फिर मैं क्यों नहीं। अबीर ने उसकी तरफ देखा और कहा, इस सवाल का जवाब मैं नहीं, वकील देंगे। कहकर उसने होटल के प्राइवेट रूम के दरवाजे पर देखा। अगले ही पल दरवाजा खुला और अधेड़ उम्र का आदमी अंदर आया। वो आदमी अंदर आया और अबीर और नैना को देखकर सर झुकाकर कहा, खम्मा घनी हुकुम सा और हुकुमरानी सा। नैना तो उस शख्स को देखकर कंफ्यूज हो गई। उसे एक पल के लिए लगा कि ये वकील इसलिए आया कि वो आने वाले महीने में उनके तलाक करा सके। अबीर ने उसे बैठने के लिए कहा, बैठिए और बताइए कि इस वक्त हमारे पास गुड़िया को रखना कितना जरूरी है। वकील वहां बैठ गया। ये जानकर कि वकील यहां गुड़िया की कस्टडी की बात कर रहा है,
नैना गंभीर हो गई। वकील ने नैना की ओर देखकर कहा, गुड़िया सिंह परिवार की नाती है। इस वक्त चंद्रशेखर जी गुड़िया को अपने पास रखने के लिए कई बार कोर्ट आ चुके हैं, पर हुकुम सा ने आपसे शादी कर गुड़िया को मासा देकर अपना पलड़ा भारी कर लिया है। अब अगर ऐसे में आप दोनों के रिश्ते में कुछ उतार चढ़ाव आते हैं तो चंद्रशेखर जी को मौका मिल जाएगा और हो सकता है कि अदालत चंद्रशेखर जी के हक में फैसला सुनाए। लेकिन इसका मेरी नौकरी से क्या लेना देना है? नैना ने कंफ्यूज होकर पूछा। हुकुम रानी सा, आप शहर से है, इसलिए मैं आपको उसी भाषा में समझाता हूँ। इतना बोलकर वकील ने अपना चश्मा ठीक किया और आगे कहा, अक्सर शहर में लोग नौकरी के पीछे भागकर अपने बच्चों पर ध्यान नहीं देते हैं। इससे बच्चे कहीं ना कहीं बिगड़ जाते हैं। माँ बाप पढ़े लिखे होने के बावजूद बच्चों के लिए ट्यूशन टीचर रखते हैं। वो इतना सा भी वक्त नहीं निकाल पाते कि अपने बच्चों को सही गलत की परख करा सके। अब ऐसे में यहाँ आपका नौकरी करना, घर संभालना, कोर्ट ये सारी चीजें बारीकी से देखेगा। आपकी शादी हुई इसलिए है कि आप गुड़िया को संभाल सके, पर आपकी गैर मौजूदगी के चलते गुड़िया की परवरिश परिवार कर रहा है, तो क्या मतलब इस शादी का? एक बार फिर चंद्रशेखर जी का पलड़ा भारी हो सकता है। वकील ने सब कुछ बहुत बारीकी से नैना को समझाया। नैना खामोश होकर सब कुछ सुन रही थी। अब नैना को समझ आने लगा था कि अबीर इतना ज्यादा गुस्सा क्यों हो गया। आखिरकार अबीर और गुड़िया का रिश्ता नैना अच्छे से समझती थी। अबीर ने वकील को वहां से भेजा और नैना से कहा, तुमने एक बार भी मुझसे सलाह नहीं ली और ना पूछा, सीधे ऑफिस इंटरव्यू के लिए आई। मैं घबरा गया कि मैं अपनी बेटी से दूर हो जाऊंगा, इसलिए मुझे गुस्सा आ गया। अब इसके बावजूद तुम्हें मैं गलत लगता हूँ तो तुम मुझे गलत समझती रहो। इतना कहकर अबीर अपनी जगह से उठा और बोला, स्कूल चलते हैं, गुड़िया के वापसी का समय हो गया है। इतना कहकर अबीर नैना को प्राइवेट रूम में छोड़कर बाहर आ गया। नैना ने हताश होकर टेबल पर अपना सर रख लिया। मेरी जिंदगी कटी पतंग की जगह फटी पतंग हो गई है। कुछ देर बाद नैना नीचे आई और अबीर के गाड़ी में जा बैठी। स्कूल में अबीर और नैना को एक साथ देखकर गुड़िया बहुत खुश हुई। उसने नैना के गले में बहे डालकर कहा, मासा, आप आज बहुत सुंदर लग रही है। मेरा बच्चा, सबसे सुंदर तो आप हो, नैना ने गुड़िया के गाल पर किस करते हुए कहा। अब घर चले, अबीर ने गुड़िया के गाल पर हाथ रखकर कहा। वो लोग गाड़ी में बैठने वाले थे कि स्कूल के गेट पर कुछ बलून बेचने वाले दिखाई दिए। बापू सा हम वो लेंगे, कहकर गुड़िया ने अबीर को इशारा किया। अबीर ने देखा कि बलून वाले के पास कई सारे बच्चे हैं। कुछ देर में अबीर ने 2 बलून गुड़िया को खरीद कर दिया। वो सभी खुशी खुशी घर के लिए निकल पड़े। वही ठाकराल हेवली में अभिजीत ठाकुर ने जोर से हाथ टेबल पर पटकर गुस्से में कहा, क्या कहा? हमारा आदमी पकड़ा गया। सामने अभिजीत ठाकराल का नौकर था। उसने सर झुकाकर कहा, हाँ मालिक ठाकुर अध्ययन सिंह शेखावत ने उस आदमी को अपने पास रख लिया है और इन सब में उनकी मदद हुकुम रानी सा ने की है। क्या? हुकुम रानी सा? मतलब वो अबीर शेखावत की पत्नी? पास ही बैठे समर ठाकराल ने चौंक कर पूछा। तुम इतना क्यों रिएक्ट कर रहे हो? अभिजीत ठाकराल ने अपने बेटे से पूछा। बाबा सा, ये अबीर की पत्नी तो वाकई उससे 2 कदम आगे है। श्री को मुंबई वही भेज रही है पढ़ाई के लिए, पर उसे क्या पता कि उसके साथ वहां क्या होने वाला है। समर ने अपने पापा को बताया। अभिजीत ठाकराल ने सोचते हुए कहा, वो शहरी है। उसकी सोच और राजस्थान की सोच में जमीन आसमान का फर्क है। तो अब आप इस नए दुश्मन का क्या करेंगे? समर ने पूछा। अभिजीत ठाकराल ने तिरछी मुस्कान के साथ कहा, उसके लिए तो गांव की औरतें ही काफी है। वही दूसरी तरफ अबीर नैना के साथ घर पहुंचा तो लिविंग एरिया में भूपेंद्र जी का परिवार अब भी वहां मौजूद था। भूपेंद्र जी, सविता जी और अद्रिका ने नैना की तरफ देखा। अद्रिका ने नैना की खूबसूरती को देखा तो कहीं ना कहीं उसे जलन हुई। ताऊ सा ने नैना को सबसे मिलवाया। नैना ने उन सब से कहा, आप लोग बातें करें, मैं अभी आई। कहकर वो गुड़िया को ऊपर लेकर गई। शाम के वक्त अध्ययन मिराक्ष बाली सभी घर आ चुके थे। श्री और नैना ने सबको खाना परोसा।
अध्ययन ने अद्रिका से पूछा, वैसे तुम राजस्थान वापस कब आई? तुम तो शहर गई थी। हम हमेशा के लिए थोड़ी ना गए थे, वो तो बाबा से के रिश्तेदार में शादी थी इसलिए जाना पड़ा, अद्रिका ने जवाब दिया। रिश्तेदार की शादी के चलते तुमने अबीर भाईसा की शादी मिस कर दी, मीराक्ष ने हंसते हुए कहा। कोई बात नहीं, मैं वापस आ गई हूं ना, अब सब ठीक होगा, अद्रिका ने एक नज़र नैना को देखकर कहा। नैना का सारा ध्यान गुड़िया को खाना खिलाने पर था। तभी अबीर ने श्री से पूछा, तुम्हारी सारी तैयारियां हो गई क्या? हाँ भाई, आ हो गई है, श्री ने जवाब दिया। कहाँ जा रही हो श्री? मैं तो अभी आई हूँ, अद्रिका ने पूछा। अद्रिका जी, हम शहर जा रहे हैं डिग्री की पढ़ाई पूरी करने, श्री के खुशी खुशी जवाब दिया। कुछ देर बाद भूपेंद्र जी का परिवार प्रतापगढ़ के लिए वापस निकल गया। जाने से पहले अद्रिका ने अबीर से कहा, तुमसे तो 2 पल बैठकर बातें भी नहीं पाई। अब तुम वापस आ गई हो, कर लेना बातें, अबीर ने उससे कहा। हाँ जरूर, ऐसे कैसे छोड़ दूं तुम्हें, अद्रिका ने बड़ी ही हसरत भरी निगाहों से उसे देखते हुए कहा। नैना थोड़ी दूर पर खड़ी सब कुछ देख रही थी। अद्रिका का यूं अबीर को देखना उसे पसंद नहीं आया। अद्रिका के जाने के बाद अबीर ने नैना को देखा। नैना आंखें छोटी कर उसे देखती है, फिर वहां से वापस कमरे में चली गई। अबीर ने खुद से कहा, अब इसे क्या हुआ? क्योंकि अबीर ने होटल में सब कुछ समझाकर नैना को मना लिया था। लगता है भाभी सा अब तक नाराज है। अचानक से मीराक्ष ने आते हुए कहा। अबीर ने उसे घूर कर देखा, तू आजकल ज्यादा ही मजे लेने लगा है मेरे, तेरी शादी जल्द ही करवा देता हूँ, फिर रहना अपनी लुगाई के पीछे, इतना कहकर अबीर वहां से चला गया। मीराक्ष का मुंह छोटा सा हो गया। अबीर कमरे में आया तो देखा नैना लगभग सोने जा रही थी। अबीर भी कुछ देर में कपड़े बदल कर आया। अबीर ने इस वक्त अपना पजामा पहना हुआ था और ऊपर की बॉडी में कुछ नहीं पहना हुआ था। लो गया जंगल का मोगली, नैना ने अपना फोन चलाते हुए एक नज़र अबीर पर डालकर कहा। क्या कुछ कहा तुमने? अबीर ने वही बगल में लेटकर पूछा। नहीं, भला मैं क्यों कुछ बोलूं? बोलने के लिए तुम्हारी दोस्त जो आ गई है, नैना ने इतना कहकर दूसरी तरफ करवट ले ली। दोस्त और मेरी? अरे कौन सी? कहकर अबीर सोचने लगा, क्या तुम अद्रिका की बात कर रही हो? नैना ने तिरछी नजर से उसे देखा। उसका चेहरा देखकर अबीर हंसने लगा। हे, क्या तुम्हें जलन हो रही है? जले मेरी जूती, नैना ने मुंह टेढ़ा कर लिया। अब जूती जले या पूरी की पूरी तुम जलो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, वैसी जानकर अच्छा लगा कि तुम्हें जलन हुई। अब पति इतना हैंडसम होगा तो पत्नी का जलना तो लाजमी है। अबीर ने थोड़ा एटीट्यूड में अपने हाथ बालों पर घुमाए। नैना अब सीधे बैठ गई और बोली, घर में बिना कपड़ों के मोगली बनकर घूमने से कोई हैंडसम नहीं बन जाता। एक्सक्यूज मी भालू, कहीं तुमने उल्लू की आंखें तो नहीं लगा ली है? ध्यान से देखो मुझे और मेरी बॉडी को, मैं बहुत हैंडसम हूं। अबीर ने उसे उंगली दिखाकर कहा। नैना ने आगे बढ़कर उसकी उंगली काट ली। अबीर चिल्लाया। नैना ने उससे कहा, मैं सर से लेकर पांव तक इंसान हूं। खबरदार जो मुझे भालू कहा तो मिस्टर मोगली। हे, खबरदार जो मुझे मोगली कहा, मैं पूरे गांव का हुकुमसा हूं। अबीर ने नाराज होकर कहा। गांव के हुकुमसा है तो क्या हुआ? मेरी साथ जो नाइंसाफी हुई उसका क्या? मेरी कुंडली में तो शनि बनकर बैठ गए हैं, नैना ने भी जवाब दिया। तो तुम कौन सा स्वर्ग लोक की अप्सरा हो? मैं भी तो दूसरे ग्रह की एलियन को झेल रहा हूं, अबीर ने चिढ़ाते हुए कहा। ये सुनकर नैना ने एक तकिया अबीर की तरफ फेंका। अबीर को गुस्सा आया। भालू, आज तो तुम गए, कहकर उसने नैना को अपने ऊपर खींचा और पलट गया। अबीर और नैना के अब एक दूसरे के बेहद करीब थे। नैना का दिल तेजी से धड़क रहा था। अबीर जी छोड़े मुझे सोना है, नैना ने खुद को छुड़ाने की कोशिश में कहा। अब सारी रात ऐसी ही सो जाओ, कहकर अबीर ने अपना सर उसके सीने पर रखा और उसकी कमर पर अपने हाथ लपेट लिए। नैना का दिल बुलेट से भी ज्यादा तेजी से चलने लगा।
अबीर के होठों पर एक मुस्कान थी। नैना के पास सोने से उसे काफी सुकून सा मिलने लगा था। अगली सुबह नैना उठकर अबीर के चेहरे को देख रही थी। अबीर का बर्ताव कभी अच्छा तो कभी बुरा हो जाता था। उसे इतने वक्त में सिर्फ इतना समझ में आया था कि जरूर किसी के धोखे के वजह से अबीर की ये हालत है। क्या ये धोखा गुड़िया की माँ ने अबीर को दिया था? कौन थी गुड़िया की माँ? ये सोचते नैना फ्रेश होने चली गई। कुछ घंटों बाद अबीर तैयार होकर नीचे आया ही था कि तभी एक नौकर अंदर दौड़ते हुए आया। उसे देखकर अबीर ने पूछा, लखन आखिर क्या बात है? लखन ने अबीर से घबराते हुए कहा, हुकुम सा, बाहर पूरा गांव आकर खड़ा है। आपके खेत के किसान हरिया की बेटी बबली का कल रात किसी ने। कहते हुए वो रुक गया था। लखन की बात जब सब ने सुनी तो माहौल बहुत ज्यादा ही गंभीर हो गया। वही हवेली के बाहर कई सारे लोग जमा थे। हुकुम सा, हमारी मदद करे, हुकुम सा इंसाफ करे। हुकुम सा, ये क्या हो गया? कहकर लोग अबीर को आवाज दे रहे थे। अबीर ने मिराक्ष अध्ययन बाली को देखा। वो सभी समझ गए कि क्या करना है। वही नैना को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। उसने श्री से पूछा, आखिर हुआ क्या है? श्री के चेहरे पर घबराहट नजर आने लगी। उसने धीरे से नैना से कहा, बलात्कार हुआ है। जैसी ही नैना के कानों के ये शब्द पड़े, उसकी आंखें फैल गई और उसका पूरा शरीर डर से कांपने लगा। नैना ने आज तक ये सब कुछ न्यूज में सुना था, पर आज उसके सामने ये परिस्थिति मौजूद थी। मासा, ये सब बापू सा क्यों बुला रहे हैं? गुड़िया ने मासूम आवाज में पूछा। नैना ने गुड़िया को देखा और एक लंबी सांस लेकर गुड़िया से कहा, मेरा बच्चा, आपके बापू सा लोगों के लिए जरूरी है, इसलिए लोग उन्हें बुला रहे हैं। पर अभी आप एक काम करो, आप कमरे में जाकर टीवी देखो, मैं थोड़े देर बाद आती हूँ। गुड़िया को समझ नहीं आया, पर उसे अपनी मासा की बात माननी थी। नैना ने एक नौकर के साथ गुड़िया को उसके रूम में भेज दिया। कुछ देर बाद हवेली के चौखट पर एक बड़ी सी कुर्सी लगी हुई थी। उस कुर्सी पर अबीर एक राजा की तरह बैठा हुआ था। उसका चेहरा इस वक्त बेहद सख्त हो गया था। उसका ऑरा इतना डरावाना था कि नैना को इस वक्त अबीर की मौजूदगी से ना जाने क्यों डर लगने लगा था। अबीर ने सामने खड़े हरिया को देखा, जो काफी बुरी हालत में रो रहा था। आज हरिया की बेटी की इज्जत लूट चुकी थी। वो किसी को मुंह दिखाने के काबिल ना रहा। वही एक तरफ उसकी पत्नी शांति और उसकी बेटी बबली खड़ी थी। बबली के सर से हल्का खून बह रहा था। उसके शरीर पर चोट के निशान बता रहे थे कि उसके साथ क्या बदसलूकी की गई होंगी। मालिक, मैं लुट गया, बर्बाद हो गया, हरिया ने लगभग अबीर के पैरों पर अपना सर रगड़ते हुए कहा। बाली ने आगे आकर उसे सहारा देकर कहा, हरिया भाई, संभालो खुद को और ये बताए कि क्या हुआ है। ये सब कैसे हुआ है? जिससे हुकुम सा उसे सजा दे सके। मालिक, मेरी बेटी बबली मुझे कल दोपहर में खाना देने खेत आई, पर शाम को जब मैं घर गया तो पता चला कि वो घर पहुंची ही नहीं। हमने सब जगह ढूंढा पर वो नहीं मिली। आज सुबह मेरी चौखट पर वो बेहोश मिली मुझे, हरिया ने सर पीट कर कहा। अबीर ने बबली की तरफ देखा, जो सर झुकाए बदहवास सी खड़ी थी। उसके शरीर के चोट पर ध्यान देकर अबीर ने हरिया से पूछा, तुम इसे अस्पताल क्यों नहीं ले गए? इसकी हालत ठीक नहीं है। मालिक, सब कुछ तबाह हो गया है, अब अस्पताल जाकर क्या ही मिल जाएगा, शांति ने रोते हुए कहा। नैना को उनकी बातें बहुत बेतुकी लगी। कैसी माँ है? एक औरत होकर अपनी बेटी को यहाँ इतने मर्दों के सामने खड़ा कर इंसाफ मांग रही है। बल्कि इसे पहले अस्पताल लेकर जाना चाहिए था। नैना ने कहा तो धीरे से था, पर देवकी और श्री ने ये बात सुन ली थी। श्री ने नैना को धीरे से कहा, भाभी सा, इस वक्त आप कुछ ना बोले, इस सभा का अपमान होगा। नैना ने हैरानी से उसे देखा। देवकी नैना और श्री को अंदर लेकर गई। नैना ने देवकी से कहा, मासा, हमें कुछ करना होगा। वो लड़की इस वक्त सदमे में है, उसे इलाज की जरूरत है। देवकी ने नैना को समझाते हुए कहा, नैना बेटा,
बाहर घर के मर्द बात को संभाल लेंगे, ये पहली बार नहीं है। सब ठीक हो जाएगा, अबीर सब ठीक कर देगा। नैना को उनकी बातें सुनकर झटके लग रहे थे। आखिर इतनी जरूरी बात को ऐसा कैसे चुप रहकर देख सकते हैं। बाहर अबीर ने अपने आदमियों को उस आदमी के ढूंढने भेज दिया जिसने कल बबली के साथ बदसलूकी की। अबीर के घर के नौकरों ने गांव वालों को पानी दिया। वहां आई औरतें बबली के साथ खड़ी तो थी, पर उनकी बातें बबली के दिल को ठेस पहुंचा रही थी। क्या जरूरत थी अकेले खेत में जाने की? किसी भाई को साथ लेकर जाती। ये बबली हमेशा बचपना करती थी, जरूर इसके बचपने का फायदा उठाया होगा। अब ना जाने कौन हाथ थामेगा इसका। आजकल की लड़कियों के पैर टिकते कहाँ है घर पर। इन्हें तो घूमने का बहाना चाहिए। अब लो सारे समाज में मुंह काला हो गया। मेरी बेटी बबली की दोस्त है, अच्छा हुआ जो कल मेरी बेटी बबली के साथ नहीं थी, वरना क्या पता मेरी बेटी के साथ क्या होता। ये सारी बातें बबली पत्थर बनकर सुने जा रही थी। अबीर अध्ययन बाली मिराक्ष वहां मौजूद हर एक आदमी के कानों के ये बात जा रही थी, पर किसी ने कुछ नहीं कहा। तभी एक कड़क आवाज आई, बस बहुत हो गया। इस आवाज के साथ सबने आवाज की दिशा में देखा, पर अबीर बिल्कुल नहीं पलटा। अबीर समझ गया कि ये आवाज किसकी है। नैना ये सब बर्दाश्त नहीं कर पाई और बाहर आ गई। नैना इस वक्त अबीर के कुर्सी से कुछ कदम की दूरी पर मौजूद थी। नैना ने उन सभी औरतों को देखकर कहा, यकीन नहीं होता कि आप सब एक औरत होकर ऐसा कह रही है। अरे, आखिर किसने हर दिया आपको कि आप उसके चरित्र पर उंगली उठाए? नैना की ऐसे अचानक आने से देवकी और श्री के चेहरे पर परेशानी की लकीरें आ गई। दिग्विजय जी अब भी शांत थे, पर तभी गांव की औरतों ने नैना से सवाल किया, आप है कौन जो ये सब कह रही है? नैना कुछ कहती उससे पहले बाली ने आकर कहा, ये हमारी मालिकन है, हुकुम सा की पत्नी, हमारी हुकुम रानी सा। ये सुनते ही वहां की औरतों ने नैना से माफी मांगने के लिए अपने हाथ जोड़े थे कि नैना ने उन पर ध्यान ना देते हुए अबीर कहा, अबीर जी, मुझे 5 लेडी डॉक्टर की टीम इसी वक्त हवेली में चाहिए। जब तक आपका गुनहगार नहीं पकड़ा जाता तब तक मैं बबली को अपने साथ अंदर लेकर जा रही हूं। नैना ने इतना कहकर बबली का हाथ पकड़ा और उसे लेकर अंदर जाने लगी। सभी लोग हैरानी से अबीर को देखने लगे। आखिरकार आज तक किसी की हिम्मत नहीं हुई कि अबीर को ऐसे ऑर्डर दे, पर आज अबीर की पत्नी ने सबके सामने उसे ऑर्डर दिया है। दिग्विजय जी ने तिरछी मुस्कान के साथ अबीर से कहा, मुझे तो लगता है जल्द ही राजस्थान में हुकुम सा के नहीं, हुकुम रानी सा के नाम की हवा बहेगी। अबीर ने एक नज़र उन्हें देखा और बाली हल्के गुस्से में कहा, क्या बहरे हो गए हो? सुनाई नहीं दिया कि अभी रानी सा ने क्या कहा? बाली सर हिलाकर तुरंत वहां से चला गया। अबीर ने मन ही मन कहा, इस लड़की पर लगाम कसनी होगी, वरना नैना जोश में कुछ ऐसा कर देगी जिसे समेटना मुश्किल हो जाएगा। कुछ देर बाद 5 लेडी डॉक्टर की टीम ने हवेली आकर बबली को पूरी तरह चेक किया और नैना से कहा, हुकुम रानी सा, बलात्कार तो हुआ है, पर उससे पहले मारपीट हुई है। घाव देखकर पता चल रहा है कि बबली ने खुद को बचाने की कोशिश की है और इसी के चलते ये सब हुआ है। नैना ने बहुत ध्यान से सब कुछ सुना और फिर पूछा, क्या कोई चोट गहरी है? जो लड़की के शरीर को आगे चलकर कहते हुए नैना रुक गई, पर डॉक्टर बात को समझकर बोली, नहीं, इंटरनल डैमेज होते होते बच गया है, पर मानसिक प्रभाव ज्यादा हुआ है। ज्यादा से ज्यादा रेस्ट की जरूरत है और ऐसे माहौल की जरूरत है जहां ये ठीक हो जाए। नैना ने बबली को देखा, जो आंखों में आंसू लिए शून्य में देख रही थी। बबली की हालत देखकर नैना को उसके लिए बहुत बुरा लग रहा था। आखिर नैना खुद भी तो एक लड़की थी और बबली उसकी उम्र सिर्फ 16 साल। डॉक्टर को रूम से बाहर भेजकर नैना बबली के पास आई और उससे बोली, जो हुआ उसे बदला नहीं जा सकता, पर बदला जरूर लिया जा सकता है। बबली की आंखें एक पल के लिए नैना से मिली और अगले ही पल वो फुट फुट कर रोने लगी। नैना ने उसे जी भरकर रोने दिया। बबली के रोने की आवाज हेवली में गूंज रही थी।
बाहर अबीर के आदमी उस शख्स को पकड़ कर ले आए जिसने ये दुर्व्यवहार किया। अबीर ने उस शख्स को देखा और पूछा, ये है कौन? अबीर नहीं जान पाया था कि ये आदमी है कौन। ये चौहान हवेली का नौकर है। कल दोपहर चौहान हवेली से बीमारी का बहाना बनाकर इसने छुट्टी ली और बाहर जाकर ठेके पर नशा करने लगा। ज्यादा नशा करने से अपना होश डो बैठा और बबली जब हरिया को खाना देकर घर जाने लगी तो इसने बीच रास्ते में उसका रास्ता काटा और उसे जंगल की तरफ ले गया जहां कोई आता जाता नहीं। बाली ने उस नौकर की सारी करतूत अबीर के आगे बता दी। अबीर ने उस नौकर को खा जाने वाली नजरों से देखा। अबीर की नजरों से देखकर ही वो चौहान हवेली का नौकर बहुत डर गया था। मालिक गलती हो गई, होश में नहीं था वरना ऐसी गलती नहीं करता। वो नौकर अबीर से अपनी जिंदगी की भीख मांगने लगा। हरिया ने उस आदमी को गुस्से में देखकर कहा, अब दोबारा गलती करने के लिए तू बचेगा नहीं। कहकर हरिया उस नौकर को मारने के लिए आगे बढ़ा। वो नौकर खुद को बचाने लगा। हरिया के साथ आए गांव वाले भी उसे मारने लगे। उन सब की आंखों में आक्रोश था। वहीं रुक जाओ, अबीर ने गरजते हुए कहा। उसकी एक आवाज से ही सब अपनी जगह पर रुक गए। अबीर अब अपनी जगह से खड़ा हुआ और श्री को इशारा किया। श्री अंदर गई और कुछ देर में नैना और बबली के साथ बाहर आई। अबीर ने बबली से पूछा, ये तुम्हारा गुनहगार है, तुम बताओ करना क्या है? इस तरह सवाल पूछे जाने से बबली और भी डर गई और उसने नैना का हाथ कस के पकड़ लिया। उसकी हिम्मत नहीं हुई कि वो सर उठाकर अपने गुनहगार को देखे। तभी वहां पुलिस आ गई। खम्मा घनी हुकुम सा कहकर पुलिस ने अबीर को झुककर ग्रीट किया। अबीर ने पुलिस से पूछा, आप यहाँ? माफ करे हुकुम सा, हमें इस घटना की खबर देर से लगी, पर आप चिंता ना करें, हम तहकीकात करते हुए इसे सजा जरूर देंगे। उस पुलिस वाले अफसर ने अबीर से कहा। देर नहीं, बहुत देर हो गई है आपसे, मिराक्ष ने अपनी रौब में कहा। जब सब ने उस ओर देखा तो मिराक्ष आगे बोला, ये गांव वाले आपकी पुलिस स्टेशन की चौखट पर नहीं आए हैं, ये हुकुम सा के चौखट पर आए हैं, तो अब इसे सजा देना या बख्श देना हुकुम सा के हाथों में है, ना कि आपके। ये सुनकर उस पुलिस अफसर को अच्छा नहीं लगा। साफ तौर से मिराक्ष सिंह शेखावत उसकी बेइज्जती गांव वालों के सामने कर रहा है, पर अबीर की पावर राजस्थान में बहुत ज्यादा थी। शांति, जो काफी देर से रो रही थी, उसने हरिया से कहा, अब इज्जत बचाने का एक ही तरीका है, क्यों ना बबली को इसके साथ भेज दे, ये बबली को अपना ले। ये सुनकर नैना ने शांति से को हैरानी से देखा, क्या ये औरत बबली की सगी माँ है? शांति की बात सुनकर तो हवेली के लोग भी थोड़े हैरान थे। अपने घर की इज्जत बचाने के लिए शांति अपनी बेटी की शादी उस शख्स से कराने का सुझाव हरिया को देती है, जिसने उसकी बेटी की इज्जत लूटी। ये सुनकर नैना हैरान हुई। अबीर ने हरिया की तरफ देखा और कहा, हरिया, जिंदगी बहुत बड़ी है, इस तरह कोई भी फैसला मत लो। अबीर ने उसे समझाना चाहा। अबीर खुद एक बेटी का बाप है, पर वो एक हुकुम सा भी है, तो उसे फैसले जज्बात देखकर नहीं लेने होते हैं। मालिक, आप ही बताए अपनी इज्जत बचाने के लिए क्या करूं? हरिया ने रोते हुए कहा, एक लड़की की इज्जत चली जाती है तो समाज के लोग पहले तो उस परिवार से सहानुभूति दिखाते हैं और उसे ताने देकर मार देते हैं। अबीर इस वक्त खामोश होकर कुछ सोच रहा था कि तभी नैना बोल पड़ी, इसमें इतना सोचना क्या है? बेटी को पढ़ाए लिखाए, उसे अच्छी शिक्षा दे, डॉक्टर, इंजीनियर, आईपीएस ऑफिसर, कलेक्टर बनाए, इतना काबिल बनाए कि वो आगे चलकर दूसरों की मदद कर सके। नैना की बात सुनकर सब खामोशी से एक दूसरे को देखने लगे। नैना को एक पल को ऐसा लगा कि जैसे उसने कोई बहुत बड़ी अजीब बात कह दी हो। नैना अबीर को तिरछी नजर से देखा तो अबीर ने हल्की मुस्कान के साथ पलकें झपका दी। नैना को अच्छा लगा ये जानकर कि अबीर उसके साथ है। अबीर ने सब की तरफ देखकर कहा, ये बिल्कुल ठीक कह रही है। हरिया और शांति उम्मीद भरी नजरों से अबीर को देखने लगे। चौहान हवेली का वो नौकर बुरी तरह डर गया, क्योंकि अब उसे ना जाने क्या सजा मिलेगी अबीर से। अबीर ने अध्ययन से कहा, तुम जरा यहाँ देखो, मैं पुलिस से बात करके आता हूँ। कहकर अबीर उस पुलिस अफसर के पास गया। वही औरतें आपस में बातें करते हुए शांति से कहने लगी, शांति बहन,
बेटी को पढ़ाना लिखाना मतलब लाखों का खर्च, ऐसे में उसकी शादी का खर्च कहाँ से निकालोगी? हाँ शांति बहन, बेटी को पढ़ाओगी तो पूरे समाज की नज़र तुम पर होंगी। अभी तो ये बात सिर्फ जयपुर में है, कल को पूरा राजस्थान जान जाएगा, तब क्या करोगी? शांति ऐसी बातें सुनकर एक बार फिर डर गई और हरिया से बोली, सुनिए जी, रानी सा तो शहर की है, उन्हें इन बातों से फर्क नहीं पड़ता, पर हम छोटे लोगों को बहुत फर्क पड़ता है। आप बात करें हुकुम सा से। हरिया भी परेशान था। अगले ही पल अबीर पुलिस से बात करके सबके बीच आया और कहा, इस नौकर को पुलिस अपने साथ लेकर जाएगी और कार्यवाही सख्त होंगी। वो नौकर तुरंत डरते हुए बोला, हुकुम सा गलती हो गई, माफ कर दे, मैं अपनी गलती का पछतावा करूंगा। पर उसके इस तरह गिड़गिड़ाने पर भी पुलिस आगे आकर उसे गिरफ्तार करने लगी। तभी शांति आगे आकर पुलिस से बोली, छोड़ दे इसे, आप इसे छोड़ दे। शांति को इस तरह उस नौकर का पक्ष लेते देखकर हवेली के लोग हैरान हुए। शांति ने अबीर से कहा, हुकुम सा, हम छोटे लोग बात को ज्यादा बढ़ावा देना नहीं चाहते, इसलिए हमें नहीं पढ़ाना है बबली को और हम इसकी अभी ही शादी करवा देंगे। शांति की बात सुनकर वहां के लोग ज्यादा हैरान नहीं हुए, क्योंकि आखिर में यही होता है, पर नैना आंखें बड़ी कर बोली, ये कैसी बात कर रही है आप? आप अपनी बेटी की शादी ऐसे शख्स से करवा रही है, जिसने आपकी बेटी की इज्जत को कुचल दिया। आप ऐसे शख्स के हाथों में अपनी बेटी की जिंदगी डाल रही है। माफ करे रानी सा, पर हम बहुत छोटे लोग हैं, बेटी को पढ़ाना लिखाना ये हमारे बस में नहीं, हम नहीं चाहते कि ये बात और बाहर जाए। शांति ने सर झुकाकर कहा, इंसान की सोच छोटी हो तो इंसान खुद ब खुद छोटा हो जाता है, और अगर आपको बात बाहर जाने की इतनी परवाह थी तो आप यहाँ आई क्यों? नैना ने सवाल किया। मीराक्ष ने नैना का साथ देकर कहा, भाभी सा सही कह रही है, आप लोग ही यहाँ आए इंसाफ का नारा लगाकर, पर अब जब आपको इंसाफ मिल रहा है तो आप खुद पीछे हट रही है। सब लोग खामोश हो गए। अबीर ने सब की खामोशी को देखकर बबली से पूछा, आज तुम फैसला करो, ये तुम्हारा हक है, तुम बताओ तुम क्या चाहती हो? क्या तुम कुछ बनकर सम्मान कमाना चाहती हो या इस घटिया आदमी के साथ रहकर अपनी जिंदगी अपमान और जिल्त में बिताना चाहती हो? अब सबकी नजर बबली पर थी। बबली ने नम आंखों से अपने माँ बाप को देखा और फिर उस शख्स को जिसने उसे कहीं का नहीं छोड़ा। उस शख्स को देखकर बबली को नैना की बात याद आई, बदला नहीं जा सकता है पर बदला जरूर लिया जा सकता है। बबली के अंदर सोई हुई शेरनी को नैना ने जगा दिया था। हरिया ने से अबीर से कहा, वो बच्ची क्या फैसला लेगी? हमने फैसला ले लिया है। हरिया की बात खत्म हुई थी कि बबली ने धीरे से कहा। सब बड़े गौर से बबली को देखने लगे। हम पढ़ना चाहते हैं, अफसर बनेंगे, बबली ने अपनी सांसों को काबू में करते हुए कहा। इस वक्त वो उस घटिया आदमी को मार देना चाहती थी। नैना उसकी बात सुनकर खुश हुई। नैना की चेहरे की खुशी देखकर अबीर को भी एक सुकून था। अबीर ने अब सबके सामने फैसला लेते हुए कहा, बबली ने जो फैसला लिया है, आप सबको उसका सम्मान करना है। इतना कहकर उसने हरिया और शांति से कहा, पढ़ाई का सारा खर्च हमारा होगा। हरिया और शांति ने अबीर के फैसले के आगे हाथ जोड़ लिए। पुलिस अब अबीर के कहने पर उस नौकर को अपने साथ लेकर गई। हरिया शांति बड़े भारी मन के साथ बबली को अपने साथ लेकर जाने लगे। जाने से पहले नैना ने बबली का हौसला बढ़ाते हुए कहा, खूब पढ़ना और कुछ बनना, जो आज तुम्हारे साथ हुआ है वैसा फिर किसी के साथ ना हो। बबली सर हिलाकर वहां से चली गई। दिग्विजय जी आगे आए और नैना के सर पर हाथ रखकर कहा, वाह, आज तूने दिल जीत लिया। जो काम हम सालों से करना चाहते थे, आज तुमने उसकी शुरुआत कर दी है। नैना मुस्कुराई और अबीर की तरफ देखने लगी कि अबीर उसकी तारीफ करेगा, पर इन सब के उलट अबीर आगे आया और उसका हाथ पकड़कर हवेली के अंदर लेकर आया। नैना और घरवालों को समझ में नहीं आया कि अबीर आखिर करना क्या चाहता है। अबीर ने नैना को लिविंग एरिया में खड़ा कर पूछा, अब बताओ तुमने बबली से क्या कहा? मतलब जो कहा वो सब तो आप सब के सामने है, नैना ने अनजान बनकर कहा। झूठ तो बोलना मत, तुम आंधी की तरह बाहर आए और किसी तूफान मेल की तरह बबली को अंदर लेकर गए।
जरूर इलाज के बाद तुमने उससे कुछ ऐसा कहा होगा जिस वजह से उसने ऐसा फैसला लिया, वरना आज तक राजस्थान में जिन लड़कियों के साथ ऐसा हुआ है वो या तो आत्महत्या कर लेती है या फिर अपने माँ बाप की मर्जी के साथ शादी कर लेती, अबीर ने शक जताते हुए कहा। ये सुनकर तो हवेली के लोग भी जानना चाहते थे कि आखिर नैना ने उससे क्या कहा। नैना के होठों पर तिरछी मुस्कान आ गई। हर किसी के अंदर सोया हुआ शेर होता है, बस उसे जगाने की जरूरत होती है। मैंने वही किया, नैना ने गर्व से कहा। पर भाभी सा आपने ऐसा क्या कह दिया कि वो एक बार में ही मान गई? अध्ययन ने पूछा। अब ये तो मैं नहीं बता सकती, ये हम लड़कियों का सीक्रेट है। इतना कहकर उसने अबीर की तरफ देखा और नाराजगी से कहा, जब आपको उस आदमी को पुलिस के पास ही छोड़ना था तो बाहर इतनी बड़ी अदालत खड़ी करने की क्या जरूरत थी? घर के दीवारों में लगे बंदूकें क्या सजाने के लिए है या इनसे दिवाली मनाएंगे? उसकी बात सुनकर दिग्विजय जी को हंसी आ गई। सही सवाल पूछा है तुमने। सब एक एक कर अबीर पर हंसने लगे। अबीर ने जब सबको ऐसे खुद पर हंसता हुआ देखा तो गहरी सांस ली और कहा, दिवाली ही मनाऊंगा, पर अलग तरीके से। क्या तुम देखना चाहोगी? नैना को समझ में नहीं आया। अबीर, क्या तुम भी? दिग्विजय जी ने अबीर को घूरा। नहीं ताऊसा, आज मैं भी तो देखूं महान हुकुमसा की दिवाली होती कैसी है। नैना ने हाथ बांधकर फूल एटीट्यूड में कहा। अध्ययन मिराक्ष बाली तो हैरान रह गए। वो समझ गए कि अब आगे नैना के साथ क्या होने वाला है। पर दिग्विजय जी ये नहीं चाहते थे, इसलिए उन्होंने मना करना चाहा, पर अबीर नैना को गाड़ी में बिठाकर लेकर चला गया। देवकी जी ने परेशान होकर कहा, अब ना जाने नैना कैसा रिएक्ट करेगी। आपने उसे रोका क्यों नहीं? दिग्विजय जी खुद परेशान होकर बोले, इस लड़के का रिश्ता अब जाकर पटरी पर आया है और ये ऐसी हरकत कर रहा है। वही अबीर की गाड़ी कुछ दूर आकर रेगिस्तान में आकर रुक गई। अबीर ने नैना की तरफ देखा तो नैना बोली, यहाँ भला कौन सी दिवाली मनाने वाले हैं आप? अबीर ने उसे गाड़ी में बैठे हुए सामने देखने का इशारा किया। नैना ने जब सामने देखा तो उसकी आंखें बड़ी हो गई। अरे, ये तो वही आदमी है जिसने बबली के साथ, कहते हुए उसकी आंखें बड़ी हो गई। वो आदमी रेगिस्तान पर यहाँ वहाँ भाग रहा था और उसके पीछे कुछ घुड़सवार चेहरे पर कपड़ा लगाए हाथों में बंदूक लिए हुए थे। बचाओ, बचाओ मुझे! वो आदमी लगातार मदद की गुहार लगा रहा था। ये देखकर नैना डरते हुए बोली, अरे, वो मर जाएगा, वो उसे मार देंगे, हमें जाना होगा। कहकर नैना गाड़ी से निकलने लगी तो अबीर ने उसका हाथ पकड़ लिया। क्यों, तुम नहीं चाहती कि वो मरे? उसने तो लड़की के साथ बुरा किया है, कानून उसे 7 साल की सजा देगा या फांसी, दोनों तरफ से उसका मरना तय है। बेहतर है कि वो अभी मर जाए, अबीर ने कहा। नैना हैरान होकर उसे देखने लगी। अगले ही पल रेगिस्तान में बंदूक चलने की आवाज आई। नैना ने आंखें बड़ी कर सामने देखा, उन घुड़सवारों ने उस आदमी को गोली मार दी थी। देखते ही देखते उस आदमी ने वही अपना दम तोड़ दिया। लो, हो गई दिवाली। घर में रखे हुए बंदूक से कुछ इस तरह दिवाली मनाई जाती है, अबीर ने सामने का नजारा देखते हुए कहा। अबीर के लिए ये आम बात थी। नैना ने उसे हैरानी से देखने लगी। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि ऐसा कुछ भी अबीर कर सकता है। अब तक उसने अबीर को बहुत कम आंका था, पर आज अबीर का राउडी रूप नैना के सामने आया। आपने उसका खून करवाया, नैना ने कांपते होठों से कहा। अबीर अब गाड़ी आगे बढ़ाकर हेवली की तरफ बढ़ा दिया। अबीर को कोई जवाब देता ना देख नैना ने उस पर चिल्लाते हुए कहा, आप किसी के साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं? आप कैसे कानून हाथ में ले सकते हैं? माना कि वो गुनहगार था, पर अबीर ने अचानक ही ब्रेक मारा और उसकी तरफ देखकर कहा, हाँ, मैंने उसे मारवाया, क्योंकि अगर वो लड़की की इज्जत नहीं कर सकता तो उसका मर जाना ही सही है। आप कौन होते हैं ये फैसला करने वाले? नैना ने दांत पिसकर कहा। राउडी, अबीर ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा। नैना का दिल डर से भर गया। अब तक मैं आपको क्या समझ रही थी और आप? नैना ने अविश्वास और निराशा के भाव से कहा। ये मेरी जिंदगी का दूसरा छोटा सा हिस्सा है, जिसे तुम जितनी जल्दी अपना सको उतना तुम्हारे लिए अच्छा है। अबीर ने एक बार फिर गाड़ी आगे बढ़ा दी।
अब की बार गाड़ी सीधे हवेली के बाहर आकर रुकी। नैना ने पूरे रास्ते कुछ नहीं कहा। अभी तो इस दिल ने आपको स्वीकार करना शुरू किया था अबीर जी, पर आपने आज जो किया है, खुद से कहते हुए नैना ने ठंडी आह भरी। अबीर नैना को लेकर हवेली आया तो नैना बिना कुछ कहे अंदर जाने लगी। उसका चेहरा बता रहा था कि आज जो उसने देखा उस पर विश्वास करना उसके लिए बहुत मुश्किल है। लो आ गई मेरी बहू, दिग्विजय जी ने अपने सामने सोफे पर बैठे हुए अपने मित्र भानु प्रताप से कहा। अबीर और नैना के कानों के जब ये बात पड़ी तो उन्होंने सामने भानु प्रताप जी को देखा। अबीर आगे आकर भानु प्रताप के पैर छू लेता है। जीते रहो मेरे शेर, मैंने सुना अभी तुमने क्या किया, अच्छा फैसला है तुम्हारा। भानु प्रताप ने अबीर की तारीफ की। नैना आगे आकर भानु प्रताप के पैर छूकर बोली, माफ करे, हमने आपको पहचाना नहीं। तभी श्री चहकते हुए वहां आई और बोली, ये हमारे बाबा सा है। नैना ने उनके आगे अपने हाथ जोड़ लिए और बोली, श्री आगे की पढ़ाई के लिए शहर जा रही है, उम्मीद है कि आप इसमें सहयोग करेंगे। भानु प्रताप के चेहरे की मुस्कान फीकी पड़ गई। उन्होंने एक नज़र श्री को देखकर कहा, श्री की पढ़ाई में मेरा पूरा सहयोग होगा, पर उसके शहर जाने में नहीं। ये सुनते ही श्री की मुस्कान एकदम से चली गई। नैना ने भानु प्रताप से कहा, काका सा, जाने दे, वहां श्री मेरे माँ पापा के पास होंगी, उसे कोई दिक्कत नहीं होंगी। भानु प्रताप ने मना करते हुए कहा, बहुरानी, मैं समझता हूं कि कोई दिक्कत नहीं होंगी, पर तुमने अभी अभी तो बबली के हालत को देखा है। अब ऐसे में मैं कैसे अपनी बेटी को अपनी नज़र से दूर शहर भेज दूं, वहां के बारे में श्री को कुछ पता भी नहीं है। नैना और अबीर अच्छे से समझ रहे थे कि भानु प्रताप एक पिता है और उनका चिंता करना लाजमी है, पर श्री को बेचैनी होने लगी कि अब भला वो अपने प्यार समर से कैसे मिलेगी। बाबा सा, शहर जाएंगे तो पता चल जाएगा, श्री ने एक कोशिश करते हुए कहा। पर भानु प्रताप थोड़ा कड़क शब्दों में बोले, श्री, मैंने फैसला ले लिया है, मैं तुम्हारा पढ़ाई में साथ दे रहा हूँ, यही बहुत है। बेहतर है कि तुम यहाँ के कॉलेज में चली जाओ, मैं तुम्हें दूर नहीं भेज सकता हूँ। श्री ने सर झुकाया और कमरे में चली गई। उसे देखकर नैना भी उसे मनाने के लिए कमरे में चली गई। भानु प्रताप की बातों को अबीर ने सीरियसली लेकर श्री का एडमिशन यही कराने का फैसला किया। वही श्री के कमरे में नैना ने श्री से कहा, मुझे लगता है काका से सही कह रहे हैं, पर भाभी सा हमारा शहर जाने का मन था। श्री ने सुबकते हुए कहा, जानती हूँ, पर वो तुम्हारे बाबा है, उनका डर सही है। कोई पिता अपनी बेटी को इसलिए दूर जाने नहीं देता क्योंकि बाहर के हालात ही ठीक नहीं होते, नैना ने फिर समझाया। पर श्री का दिल अब भी समर के लिए बेचैन हो गया था। उसे सिर्फ ये चिंता खाए जा रही थी कि आखिर वो समर से कैसे मिलेगी। वही ठाकराल हवेली में समर को भानु प्रताप के आने की और उसके फैसले की खबर लग गई थी। समर ने दांत पिसकर मन ही मन कहा, चाहे जो हो जाए, शेखावत परिवार बदनाम तो होकर रहेगा, कहकर उसने कुछ सोचा। एक हफ्ते बाद श्री जयपुर के कॉलेज में पढ़ने जाने लगी थी। उसके चेहरे पर उदासी के भाव थे, पर उसने किसी से कुछ नहीं कहा और बाली के साथ कॉलेज के लिए निकल गई। वही इन एक हफ्तों में अबीर और नैना के बीच खामोशी सी छा गई थी। नैना ने जब से अबीर का दूसरा रूप देखा था, उसने अबीर से कोई बात नहीं की। अबीर को नैना की खामोशी खलने लगी थी। अबीर को नैना का लड़ना झगड़ना, उसे चिढ़ाना, सब कुछ याद आने लगा। अबीर इस वक्त ऑफिस जाने के लिए अपनी कार की तरफ बढ़ रहा था। नैना इस वक्त बाहर गार्डन में माली के साथ फूलों और बगीचों के बारे में बात कर रही थी। अबीर गाड़ी में बैठ ही रहा था कि वहां एक गाड़ी आकर रुकी, जिसने सबका ध्यान अपनी तरफ खींचा। अद्रिका खुशी खुशी गाड़ी से बाहर आई। अबीर जी, अद्रिका ने मुस्कुराते हुए अबीर के पास आकर कहा। अद्रिका के मुंह से अबीर जी सुनकर नैना की मुट्ठियां कस गई। आखिर ये अबीर जी को अबीर जी कैसे बोल सकती है? ये बोलने का हक सिर्फ मेरा है। नैना के चेहरे पर जलन के भाव साफ थे। वही अबीर ने अद्रिका को देखा और पूछा, तुम यहाँ? हाँ, दरअसल पिताजी ने कुछ फाइल भेजी थी। वो चाहते थे कि तुम उन फाइल को एक बार देख लो और हमें समझा दो, अद्रिका ने उसे बताते हुए कहा। तुम क्या करोगी समझकर?
और क्या भूपेंद्र काका सा ऑफिस नहीं आएंगे? अबीर ने पूछा। आएंगे, पर मैं बाबा सा के साथ ऑफिस ज्वाइन करूंगी, उनका काम संभालने के लिए, इसलिए तुम मुझे सिखा दो, अद्रिका ने कहा। अद्रिका ने अबीर के आने के लिए ये तरीका सोच निकाला था। वही नैना के कानों में जब ये बात पड़ी तो वो अंदर से बहुत जल गई, क्योंकि कुछ वक्त पहले अबीर ने उसे गुड़िया का वास्ता देकर काम करने से मना कर दिया, पर अब वो अद्रिका को खुशी खुशी काम सिखाएगा। अबीर जी, अगर आपने इस लड़की को काम पर रखा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। नैना ने मन ही मन ठान लिया था कि वो अबीर को नहीं छोड़ेगी। पर अबीर नैना की मन की बातों से अनजान अद्रिका को काम सिखाने के लिए मान गया था और उसे लेकर ऑफिस की तरफ बढ़ गया था। नैना को अबीर पर और भी गुस्सा आया। तभी दूर खड़े दिग्विजय जी ये सब कुछ देखकर नैना के पास आए और बोले, इस तरह अपने पति को किसी और के साथ जाता हुआ देखती रहोगी या कुछ करोगी भी? उनकी बात सुनकर नैना ने पीछे मुड़कर उन्हें देखा और शांति से कहा, मैं क्या कर सकती हूँ? मुझे यहाँ सिर्फ एक बच्ची की देखभाल के लिए रखा है। इसके अलावा मेरी क्या पहचान है? नैना ने बड़े उदास होकर ताऊसा से कहा कि वो सिर्फ एक बच्ची की देखभाल के लिए यहाँ है। इस पर ताऊसा ने कहा, पहले तुम पत्नी बनी और इसके बाद गुड़िया की माँ बनी हो, तो क्या तुम्हें नहीं लगता तुम्हें अपने पत्नी का हक लेना चाहिए? नैना खामोश रह गई। ताऊसा ने उससे कहा, घर में और भी गाड़ियां हैं, तुम उससे ऑफिस चली जाओ। इतना कहकर ताऊसा वहां एक ड्राइवर के पास चले गए। नैना में अब कॉन्फिडेंस आ गया था। उसने खुद से कहा, अगर मैं जा रही हूं तो वहां जाने की कोई वजह भी तो होनी चाहिए मेरे पास। सोचते हुए नैना हवेली में किचन की तरफ बढ़ गई। जयपुर यूनिवर्सिटी श्री कॉलेज पढ़ने आ गई थी, पर उसका मन अब भी उदास सा था। उसने सबसे पहले अपनी क्लास अटेंड की और उसके बाद कॉलेज के गार्डन में आ गई। श्री उदास सी थी कि तभी उसके कंधे पर किसी ने हाथ रखा। श्री ने पीछे पलट कर देखा तो वहां एक लड़की खड़ी थी। क्या तुम्हारा नाम श्री है? उस लड़की ने पूछा। श्री ने हाँ में सर हिलाया तो उस लड़की ने आगे कहा, वहां कॉलेज के टॉप फ्लोर पर कोई तुम्हारा इंतजार कर रहा है। मेरा इंतजार? पर कौन? मैं तो आज ही यहां आई हूं, श्री ने पूछते हुए कहा। इस पर उस लड़की ने कहा, मुझे नहीं पता, उसने अपना नाम समर बताया है। समर सुनते ही श्री एकदम से खड़ी हो गई। क्या सच में? उस लड़की ने अपने कंधे उचकाकर कहा, तुम ऊपर जाकर खुद ही देख लो, कहकर वो लड़की वहां से चली गई। पर श्री का उदास चेहरा एकदम से खिल गया। श्री जल्दी ही ऊपर गई। ऊपर जाकर उसने समर को आवाज लगानी शुरू कर दी, समर जी कहाँ है आप? तभी एक हाथ उसके कमर पर आया और उसे दीवार से लगा दिया। श्री एकदम से डर गई, पर जब उसने सामने वाले का चेहरा देखा तो उसने थोड़ा शिकायत करते हुए कहा, समर जी, इस तरह कौन डराता है? समर ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं तो ऐसी ही डराता रहूंगा, कहकर समर आगे आया और श्री का माथा चूम लिया। श्री ने समर के एहसासों को पाकर अपनी आंखें बंद कर ली। कुछ देर बाद दोनों छत के कोने में बैठे हुए थे। श्री ने समर से पूछ, आपको पता कैसे चला कि हम मुंबई नहीं जा रहे हैं और यही रहने वाले हैं? समर ने उसके हाथ अपने हाथ में लेकर कहा, होने वाले ससुराल की खोज खबर तो मैं रखूंगा ही, इतना तो पता कर सकता हूं कि मेरी होने वाली पत्नी कहाँ जाने वाली है और कहाँ नहीं। समर के मुंह से अपने लिए पत्नी सुनकर श्री के गाल शर्म से लाल हो गए। समर उसके एकदम करीब आकर उसके होठों की तरफ बढ़ने लगा तो श्री का दिल जोर से धड़कने लगा। समर इसके पहले उसके होठों को छू पाता उससे पहले श्री ने अपनी उंगलियां उसके होठों पर रखकर समर से कहा, शादी के बाद? समर ने श्री की उंगलियां चूमकर पूछा, क्या तुम्हें मुझे पर भरोसा नहीं? खुद से ज्यादा भरोसा है मुझे आप पर, कहकर उसने आगे बढ़कर समर के गालों को चूम लिया। समर ने हालात को समझते हुए उसे अपने गले से लगा लिया और कहा, तुम टेंशन मत लेना, मैं वक्त निकालकर तुमसे मिलने कॉलेज आता रहूंगा। श्री मुस्कुराई। वही कॉलेज कैंटीन में एक लड़की और एक लड़का आमने सामने बैठे हुए थे। उस लड़की ने अपने सामने बैठे लड़के से मुस्कुराकर कहा, मिस्टर अध्ययन श्रीवास्तव, तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है, कहकर उसने लड़की ने अपनी कुर्ती की बाजू ऊपर की और अपने हाथों पर बनाया हुआ अध्ययन नाम का टैटू दिखाया।
अध्ययन श्रीवास्तव ने उस टेटू को देखा और अपने सामने बैठी हुई लड़की से कहा, मीरा, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। पर क्यों अध्ययन, मैं तुमसे प्यार करती हूँ और हम शादी। मीरा ने इतना कहा ही था कि अध्ययन श्रीवास्तव ने एकदम से कहा, नहीं करने वाले हैं। इतना कहकर अध्ययन खामोश हो गया। क्या मतलब नहीं करने वाले हैं? क्या कोई दिक्कत है? मीरा ने हैरानी से पूछा। हाँ, क्योंकि मैं किसी और को चाहता हूँ। मैं उसके साथ अपनी बाकी की जिंदगी देखता हूँ, ना कि तुम्हारे साथ। अध्ययन श्रीवास्तव ने मीरा से बेरुखी से कहा। ये सब सुनकर मीरा को गुस्सा आया और वो खड़ी होकर टेबल पर हाथ मारकर बोली, तुम खुद को समझते क्या हो? क्या प्यार और शादी तुम्हारे लिए मजाक है? क्या मेरी फीलिंग कोई मैटर नहीं करती है? अध्ययन ने यहाँ वहाँ देखा। मीरा के इस तरह कहने से सब उनकी तरफ देखने लगे थे। अध्ययन श्रीवास्तव ने दांत पिसकर धीरे से कहा, तमाशा करना बंद करो। तुम्हारी इन आदतों के वजह से मैं क्या, दुनिया का कोई भी लड़का। अध्ययन श्रीवास्तव ने इतना कहा था कि मीरा ने पास पड़े टोमेटो सॉस की बोतल उसके शर्ट पर उड़ेल दी। आसपास के लोग हैरानी से उन्हें देखने लगे। मीरा ने गुस्से में अध्ययन को देखा और कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई ऐसा बोलने की? मैं इतने प्यार से बात कर रही हूँ और तुम हो कि भाव खा रहे हो। अरे ओ मिस्टर श्रीवास्तव, मैं मीरा देशमुख तुमसे भी अच्छा लड़का ढूंढ कर दिखाऊंगी और अपनी शादी की फोटो भी भेजूंगी। मीरा ने उसे चैलेंज करते हुए कहा। अध्ययन श्रीवास्तव अपने जगह से खड़ा हुआ और गुस्से में कहा, मैं भी देखता हूँ कौन तुमसे शादी करेगा। कहकर वो वहां से चला गया। मीरा भी चुप करके गार्डन एरिया में आई और अपना टेटू देखकर खुद से बोली, लड़कियां अपने पति का नाम का टेटू लगाती है, पर मैंने बॉयफ्रेंड का लगाया, पर वो भी धोखेबाज निकला। अब अगर घर पर पता चला तो मेरी माँ मुझे किसी मसाले की तरह कूट देगी। ये कहकर उसने रोने जैसा चेहरा बना लिया। अबीर का ऑफिस। नैना एक कार से वहां आकर पहुंची। उसने टिफिन का बैग बाहर निकाला और मीराक्ष को फोन कर बताया कि वो ऑफिस टिफिन देने आई है। मीराक्ष ये सुनकर सीधा नीचे आया और उसे लेकर ऑफिस में आ गया। अब ऑफिस में काफी लोग नैना को जान गए थे कि वो राजस्थान की हुक्मरानी सा है। नैना ने अबीर से कहा, ये लीजिए टिफिन और अपने भाई सा को भी दीजिएगा, फिलहाल हम चलते हैं। कहकर नैना ने उसे टिफिन दिया। मीराक्ष ने नैना को रोकते हुए कहा, पर भाभी सा, मुझे जरूरी काम है, आप भाई सा को खुद ये दे दे। नैना ने मीराक्ष की टेबल पर की फाइल देखी। ये जानकर कि वाकई में मीराक्ष को जरूरी काम है, नैना ने सर हिलाया और बगल में मौजूद अबीर के कमरे की तरफ अपने कदम बढ़ाए। आगे बढ़ते वक्त नैना यही सोच रही थी कि वो अबीर से कहेगी क्या? आखिर उनके बीच बात क्या होंगी? नैना अबीर के कमरे की तरफ जा ही रही थी कि वहां अध्ययन आ गया। अरे भाभी सा आप? नैना ने मुस्कुराते हुए बताया कि वो यहाँ क्यों आई है। अध्ययन ने कहा, चलिए, मुझे भी भाई सा को जरूरी फाइल देनी है। कहकर अध्ययन भी नैना के साथ अबीर के केबिन तक आया। अध्ययन ने जैसी ही अबीर के केबिन का दरवाजा खोला तो सामने का नजारा देखकर अध्ययन और नैना का मुंह खुला का खुला रह गया। नैना को तो दिल में धक्का सा लगा। अध्ययन को समझ में नहीं आया कि आखिर उसके भाई साकर क्या रहे हैं। अद्रिका अबीर के चेयर की तरफ झुकी हुई थी, कुछ इस तरह की जिससे अबीर उन्हें ठीक से दिखाई नहीं दे रहा था। अद्रिका, जिसका ध्यान अभी तक दरवाजे पर नहीं गया था, उसने अबीर से कहा, क्या अबीर तुम्हें अच्छा लग रहा है? अबीर जो आंखें बंद किए हुए सीट से सर टिकाया हुआ था, उसने अद्रिका से कहा, हाँ, ये काफी आरामदायक है। नैना की मुट्ठियां कस गई। अध्ययन ने एक नज़र नैना के चेहरे को देखा जिस पर बेहद गुस्सा था। अध्ययन को भी नैना की तरह ही गलतफहमी हो गई थी। अध्ययन आगे आया और नाराजगी से कहा, अद्रिका, ये क्या चल रहा है? अचानक से अध्ययन की आवाज सुनकर अद्रिका डर गई और लड़खड़ाकर अबीर के बाहों में गिरी। अबीर ने उसे संभालने के लिए कंधों से पकड़ा। संभल कर, कहते हुए अबीर ने अध्ययन की तरफ नजर की। तुम अचानक यहाँ नोक करके आते, अबीर ने उससे कहा। तभी नैना जो अब तक दरवाजे पर मौजूद थी, वो अबीर पर तंज कसते हुए आगे आकर अध्ययन से बोली, हाँ अध्ययन भाई सा, हमें नोक करके आना चाहिए। आखिरकार दो लोग बहुत जरूरी काम जो कर रहे थे।
अबीर की नज़र जैसी ही नैना पर गई, वो सरप्राइज हो गया। अद्रिका भी सीधे खड़े होकर नैना को देखने लगी। अबीर ने नैना से कहा, तुम यहाँ। नैना ने उसकी बात का जवाब नहीं दिया और वहां पास ही पड़े काउच पर टिफिन रखकर चली गई। नैना अबीर से बहुत ज्यादा निराश हो गई थी। अरे, इसे क्या हुआ? अद्रिका ने नैना को जाते देखकर पूछा। पहले मुझे ये बताओ कि तुम भाई सा के इतने करीब कर क्या रही थी? अध्ययन ने खींचते हुए कहा। कर क्या रही थी मतलब? अबीर के सर में दर्द था, उसे बाम लगा रही थी, कहकर अद्रिका ने टेबल पर रखा हुआ बाम दिखाया। अबीर तो अब भी नैना की कही हुई बात को समझने की कोशिश कर रहा था। तभी अध्ययन की आवाज उसके कानों में आई, तुम इस तरह भाई सा के करीब थी कि एक पल के लिए मुझे छोटी सी गलतफहमी हो गई। और अब लगता है कि वो गलतफहमी भाभी सा को हो गई, इसलिए वो गुस्से में बिना कुछ कहे चली गई। जैसी ही आबिर ने ये सुना तो वो अपनी चेयर से खड़ा हो गया। क्या मतलब कि गलतफहमी हो गई? अबीर ने चिंता में पूछा। वैसी ही नैना और अबीर के बीच एक लंबी दीवार है, और अब एक और गलतफहमी। वही अद्रिका ने मन ही मन कहा। अरे वाह, अबीर का सरदर्द दूर करते हुए उसकी जिंदगी का सरदर्द उससे दूर होगा, ये मैंने सोचा नहीं था। अध्ययन ने झिझक के साथ कहा, कुछ नहीं, आप दोनों इतने पास थे कि, कहकर वो नजर चुराने लगा। उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो ये बताए कि उसने अभी अभी अबीर के बारे में क्या ख्याल पकाए। अबीर ये सुनकर फौरन केबिन से बाहर चला गया। इस वक्त उसे नैना को समझाना बहुत जरूरी हो गया था। नैना नीचे अपनी कार में वापस बैठकर हवेली जा रही थी। ड्राइवर आगे गाड़ी ड्राइव कर रहा था, पर नैना पीछे की सीट पर सुबकते हुए रो रही थी। उसकी आंखों के आगे एक ही मंजर आ रहा था कि अद्रिका अबीर के इतने करीब थी और अबीर ने उसे खुद से दूर नहीं किया। नैना ने अपने आंसू पोंछे और कहा, अबीर जी, समझौते का रिश्ता तो मैंने बर्दाश्त कर लिया, पर यह धोखा मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी। इससे अच्छा तो भगवान मुझे मौत ही दे देता। नैना के अंदर इतनी ज्यादा नेगेटिविटी भर गई थी कि उसे उसके शब्दों पर ध्यान नहीं था। अचानक ही नैना की कार आगे जाकर रुक गई। नैना ने ड्राइवर से पूछा, क्या हुआ आपको? ड्राइवर ने सामने का नजारा दिखाते हुए कहा, सामने लोगों ने हमारा रास्ता रोका है। नैना ने मिरर में सामने देखा, आगे कई सारी गाड़ियों ने उनका रास्ता रोका हुआ था। उन गाड़ियों में कई सारे आदमी हथियार के साथ मौजूद थे। उन सबको ऐसे देखकर नैना ने ड्राइवर से पूछा, ये सब कौन है? नैना के चेहरे पर चिंता के भाव साफ नजर आ रहे थे। हुकुम सा के बहुत से दुश्मन है यहाँ, उनमें से एक होगा, ड्राइवर ने घबराते हुए कहा। अब क्या करना है? नैना ने चिंता में पूछा। रानी सा, फिलहाल मेरे पास जो हथियार है उनसे इनका शायद ही कुछ हो, पर मैं आखिरी सांस तक आपको बचाऊंगा, ड्राइवर ने कह तो दिया था, पर वो कहीं ना कहीं जानता था कि छोटी दी बंदूक की 6 गोली से क्या ही होगा। तो अब क्या करेगी नैना? कौन है दुश्मन? क्या बच पाएगी नैना? जानने के लिए पढ़े माय डेविल हुकुम सा। लाइक करे, शेयर करे, कमेंट करे, रिव्यू देना ना भूले।